हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं ओपियोइड्स एंड बेंजोडियाजेपिन्स। इसके बाद में एक मसल रिलैक्सेशन बचता है, वो इसके बाद आज ही कर लेंगे कंप्लीट हम। उसके बाद में लोकल एनेस्थेटिक्स और उसके साथ में क्या बचता है, एक सेंट्रल नेक्सिल ब्लॉक बच रहे हैं और एक चैप्टर और बच रहा है हमारा एयरवे डिवाइसेस था और एक सीपीआर और बचा हुआ है। तो कोशिश करेंगे हम परसों तक ही जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दें और उसके साथ में हम जल्दी जल्दी मॉडल पेपर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो वो भी मैं पोस्ट कर दूँगा। तो पहले हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेंजोडियाजेपिन्स। ठीक है, ऑप्शन है मिडाजोलम, थायोपेंटोन, फिनोबार्बिटोन, लोराजिपाम, डायजिपाम, पेंटोलबार्बिटोन। ठीक है, तो बेंजोडियाजेपिन्स में कौन कौन से होते हैं? तीन इसके अंदर आएंगे बेंजोडियाजेपिन्स है, मिडाजोलम है, लोराजिपाम है, डायजिपाम है। ठीक है बाकी जो थायोपेंटोन है, फिनोबार्बिटोन है, पेंटोलबार्बिटोन है, ये तीनों क्या होते हैं? हमारे बार्बिट्रेट्स के अंदर आते हैं। तो दो अलग अलग ड्रग क्लासेस हैं, बेंजोडाइजेपिन और बार्बिट्रेट्स। ठीक है, दोनों ये बेसिकली बनाई गई थी एंटी कन्वल्सेंट्स के लिए। ठीक है, तो दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं। बेंजोडाइजेपिन्स में आते हैं मिडाजोलम, लोराजिपाम और डायजिपाम। ठीक है, थायोपेंटोन, फिनोबार्बिटोन और फेंटोलबार्बिटोन ये किस में आते हैं? बार्बिट्रेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेंजोडाइजेपिन्स आर यूज्ड फॉर। ठीक है, किसके लिए यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास में एमनेसिया प्रोवाइड करवाते हैं, एंटी कन्वल्जेंट के लिए यूज़ करते हैं, प्री मेडिकेशन की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि ये एंग्जाइटिक इफेक्ट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है टू कंट्रोल हेलुसिनेशंस विद कीटामिन। ठीक है, तो ये भी ये करवाता है। नेक्स्ट है एज ए सोल एजेंट फॉर नॉन पेनफुल प्रोसीजर्स लाइक ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, क्योंकि ये सारे इफेक्ट्स अकेले बेंजोडाइजेपिन की वजह से आ जाते हैं, जैसे कि एमनेसिया आ गया, एंटी कन्वल्जेंसिया आ गया, प्री मेडिकेशन यानी एंग्जाइटी को कम कर देता है, साथ में हेलुसिनेशंस को कम करता है कीटामिन की वजह से जो आ रहे थे उनको। और उसके अलावा इसका क्या एक यूज़ है कि फॉर ए सोल एजेंट, यानी कि अगर कोई छोटे प्रोसीजर्स हैं जिसमें क्या होता है पेन के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, जैसे ब्रोंकोस्कोपी वगैरह हो गए, तो उसमें आप मिडाजोलम देके बेंजोडाइजेपिन्स देके आप क्या कर सकते हैं, आराम से उस प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है बेंजोडाइजेपिन्स एक्ट्स मेनली ऑन। ठीक है, मेनली कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं? तो ये जितने भी ड्रग्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि इंडक्शन एजेंट हमने पढ़ा था, इनहेलेशनल एजेंट हमने पढ़े थे, बेंजोडाइजेपिन्स हमने पढ़ने वाले हैं सॉरी अब, तो ये सभी क्या है, सारे के सारे सीएनएस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये लगभग लगभग सभी किस रिसेप्टर पे काम करते थे? गाबा रिसेप्टर पे काम करते हैं। गाबा में भी कौन सा पूछेगा तो सब टाइप ए बी सी डी ऐसे होते हैं, तो सब टाइप ए में काम करता है गाबा, सब टाइप ए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑन सीएनएस बाय बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, कि सिस्टमिक इफेक्ट्स क्या प्रोड्यूस होंगे? तो जितनी भी एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं लगभग लगभग सब क्या करते हैं? हाइपोटेंशन क्रिएट करते हैं, जो हमारा मायोकार्डियम है उसको डिप्रेस करते हैं, और जो हमारा सीएनएस उसको डिप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से सेडेशन प्रोवाइड होगा। साथ में ये काम करते हैं एनाल्जेसिक के लिए। ठीक है, तो ये सभी इनके इफेक्ट्स होते हैं नॉर्मली। तो सबसे पहले इसमें सेडेशन पाया जा रहा है। ठीक है, सेडेशन भी ठीक है, एंग्जोलाइसिस करवाता है ये भी ठीक है, एमनेसिया करता है ये भी ठीक है, मसल रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी इसके पास थोड़ी थोड़ी होती है। ठीक है, मिडास के पास भी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट, सेरेब्रल मेटाबॉलिक ऑक्सीजन की डिमांड, आईसीपी यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये सभी क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ये जितने एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं सबकी लगभग ये सेम प्रॉपर्टी रहती है। कुछ ऐसे एक्सेप्शन निकलते हैं हर क्लास के अंदर, जैसे कीटामिन देखा था हमने इंडक्शन एजेंट में, उसके अलावा बाकी सब ये सेम फॉलो कर रहे थे, जो जो भी सेम हम पढ़ रहे हैं अभी। कीटामिन एक अकेला क्या था, ये उससे उल्टा जा रहा था, जो कि कार्डियक को स्टिमुलेट कर रहा था, हाइपरटेंशन क्रिएट कर रहा था, जितने भी प्रेशर्स थे उनको बढ़ा रहा था। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनता है? या तो नॉर्मली पूछेगा तो ड्रग क्लास के लिए पूछ लेता है कि इस ड्रग क्लास की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा सीएनएस पे, सीवीएस पे। और या फिर क्वेश्चन एक क्या बन सकता है कि उन सभी में जो एक एक्सेप्शन था जो सबसे उल्टा काम कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्वेश्चन बोल लेगा कि हाइपरटेंशन कौन सा इंडक्शन एजेंट करवाता है या फिर कौन सा इनहेलेशनल एजेंट करवाता है। तो हर एक क्लास के अंदर एक नया एक एक्सेप्शन निकल रहा है, ठीक है, जो सबसे उल्टे तरीके से काम कर रहा है। इफेक्ट उसका वही है जैसे इंडक्शन एजेंट में कीटामिन भी इंडक्शन का काम करता है, पर वो बाकी जो सिस्टमिक इफेक्ट्स है उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स वो सारे क्या हैं? उल्टे हैं। तो इनमें क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमको याद होने चाहिए सबके इफेक्ट्स के बारे में। और ज़्यादा नहीं है, कन्फ्यूजन कुछ है नहीं, लगभग लगभग सबका यही यूज़ है। एनेस्थेटिक जो ड्रग्स हैं सबका एक ही तरीके इफेक्ट आता है, बस जो एक्सेप्शन है वो हमको पता होना चाहिए कि हर क्लास में कौन सा एक्सेप्शन निकल रहा है। ठीक है, तो सारे ही क्या करता है? CMR CO2 और ICP को कम कर देगा। चांसेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ये हमने ओपियोइड्स में देखेंगे, और इंडक्शन एजेंट्स में देख लिया हमने, इनहेलेशनल एजेंट में हमने देख लिया, क्योंकि जितने भी एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं सब में चांसेस होते हैं कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वो करवा सकते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम क्या कर रहे हैं? वो डिप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमल चेंजेस इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है,
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बेंजोडाइजेपिन्स मिनिमली काम करते हैं, ठीक है, ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ता नहीं है। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स मेनली अकर्स इन, ठीक है, जितने भी ड्रग्स हैं, सबसे पहली बात कि मेनली सारे ड्रग्स कहाँ मेटाबोलाइज होते हैं, लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या बनता है, एक्सेप्शन बनता है कि हर ड्रग क्लास के लगभग सभी ड्रग्स क्या होते हैं, लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं। पर क्या होता है, उन सभी में एक ना एक एक्सेप्शन निकल जाता है जो कि लीवर के बदले कहीं और मेटाबोलाइज होगा। जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक में बात करें हम, तो कोकेन है, वो सूडोकोलिनेस्ट्रेस के बदले कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। तो ये एक्सेप्शन वगैरह आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे कि लीवर के बदले भी कुछ ड्रग्स कहाँ पे मेटाबोलाइज होते हैं, सूडोकोलिनेस्ट्रेस के थ्रू हो सकते हैं या फिर कहीं और मेटाबोलाइज हो रहे हैं, ठीक है। मोस्टली तो सूडोकोलिनेस्ट्रेस वाला ही देखा जाता है। जैसे कि जो अमीनो ईस्टर्स हमने पढ़ेंगे लोकल एनेस्थेटिक के अंदर, तो सारे अमीनो ईस्टर सूडोकोलिनेस्ट्रेस से मेटाबोलाइज होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, इनके अलावा लीवर में मेटाबोलाइज हो जाते हैं। तो जो एक्सेप्शन निकलते हैं हर क्लास में, वो हमको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शन से बन जाता है। आंसर क्या आएगा इसका, लीवर, ठीक है। एक आपने देखा होगा मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक बोलते हैं हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यानी कि वो कहाँ मेटाबोलाइज हो रहा है, डायरेक्ट लीवर में। एक होता है हमारा एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एक्स्ट्रा हेपेटिक का मतलब है कि हेपेटिक से बाहर भी वो जाके मेटाबोलाइज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने प्रोपोफॉल देखा था, उसका एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। तो कुछ ड्रग्स हैं जो एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, यानी कि लीवर के साथ में बाहर भी मेटाबोलाइज होते हैं, लंग्स में, किडनी में। तो वो भी हमको पता होना चाहिए कौन कौन से ड्रग्स एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडाइजेपिन्स इज ओनली यूज्ड इन करंट डे प्रैक्टिस, ठीक है। एक अकेला बेंजोडाइजेपिन बचा है आज के टाइम पे जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो कौन सा है, लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, मिडाज़ोलम, इन तीनों में से सिर्फ एक ही है, वो है हमारा मिडाज़ोलम, ठीक है। लोराज़ेपाम और डायज़ेपाम अब यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका एलिमिनेशन हाफ टाइम बहुत ज़्यादा था, यानी कि 24 घंटे से भी ऊपर ही था इसका लगभग। वो क्वेश्चन हम आगे देख लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा हमारा। तो उसमें क्या होता है कि ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा सकते हैं, साथ में इनकी टॉलरेंस भी ज़्यादा होती है, ठीक है, आदत भी लगती है इनकी। तो इसलिए इन दोनों को यूज़ नहीं करते एक साथ में। इसका एक रीज़न था कि वो ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन होता है तो उससे पेन भी होता है, जबकि मिडाज़ोलम वाटर बेस्ड प्रिपरेशन है तो उसमें पेन भी नहीं होता, ठीक है। तो अकेला कौन सा बेंजोडाइजेपिन यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ करते हैं मिडाज़ोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीज़न दैट लोराज़ेपाम एंड डायज़ेपाम आर नॉट यूज्ड इन करंट डे प्रैक्टिस आर, ये क्वेश्चन आई गया। ऑप्शन हमारे पास में ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन होती हैं क्योंकि इनकी, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है इंजेक्शन के टाइम पे। दूसरा क्या है, एलिमिनेशन हाफ टाइम जो है, हाफ लाइफ जो होती है वो ज़्यादा है, डायज़ेपाम की 30 to 60 आवर्स है, लोराज़ेपाम की 15 घंटे है, यानी कि हमारी पेशेंट के बॉडी में 30 से 60 घंटे तक रहता है डायज़ेपाम और 15 घंटे तक रहता है लोराज़ेपाम। अब ये किसके लिए दिए जाते हैं ड्रग्स, पहली बात तो कि कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एंटी कन्वल्सेंट, कोई मतलब किसी को वो आ रहे हैं, सीजर्स वगैरह आ रहे हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। तो कुछ भी हम किसी भी रीज़न की वजह से दे रहे हों, पर इसका क्या होता है कि हम चाहते हैं कि वो उसको ठीक करके, उस रीज़न को कम्प्लीटली ठीक करके वापस बाहर निकल जाए हमारी बॉडी से। तो वो ड्रग एक आइडियल फॉर्म ड्रग माना जाता है, ठीक है, जो काम ख़त्म करके जल्दी से बाहर निकल जाए। और जो काम ख़त्म तो कर दिया पर वो बॉडी के अंदर ही घूमे जा रहा है, तो वो क्या करता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। कोई भी ड्रग आप दे रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा ड्रग हम दें जो जल्दी से कंप्लीट करके सारा काम और एलिमिनेट आउट हो जाए, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ना घूमे। तो ये दोनों क्या है, हमारी बॉडी में निकलने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। एक तो देखें डायज़ेपाम आप देख सकते हैं 30 से 60 घंटे, यानी कि 2-3 दिन लग जाएंगे इसको बाहर निकलने में। साथ में लोराज़ेपाम इसको 15 घंटे लग रहे हैं, तो ये नुकसान करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, इसलिए लोराज़ेपाम डायज़ेपाम को अब यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मिडाज़ोलम इन कंपेयर टू लोराज़ेपाम एंड डायज़ेपाम। एडवांटेज क्या है मिडाज़ोलम का इसके बदले यूज़ करने के, पहली बात तो ये वाटर बेस्ड प्रिपरेशन है तो इंजेक्शन की वजह से पेन नहीं होगा पेशेंट को। दूसरा है एलिमिनेशन हाफ लाइफ 2 से 3 घंटे है, ठीक है, तो 2 से 3 घंटे तो फिर भी बियरेबल है कि 2-3 घंटे में वो एलिमिनेट आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से। रिवर्सल इसका क्या है, पॉसिबल है। अब वो जो बाकी डायज़ेपाम लोराज़ेपाम थे इनका रिवर्सल पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, कंप्लीट रिवर्सल इनका पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि ये चलो ये तो आगे क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, वरना वो क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्सल किसका पॉसिबल है, मिडाज़ोलम का पॉसिबल है, बाकी दोनों का रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, इतना हमको याद रखना है। बाकी आगे क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट इसके बाद में, वहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा ये वाला भी। नेक्स्ट है कैन बी गिवन थ्रू आईवी, ओरल, रेक्टल, बक्कल या फिर इंट्रानेसल रूट। मिडाज़ोलम को आप इन सारे रूट्स के थ्रू एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे होते हैं इंजेक्शन नहीं लगवाते तो आईवी नहीं लगा रहे, ठीक है, आईवी नहीं लगा रहे तो आप ओरल दे दो, ओरल भी वो नहीं ले रहे हैं तो रेक्टल, ठीक है, रेक्टल वाला भी नहीं हो पा रहा है तो आप बक्कल कैविटी के थ्रू रख सकते हैं, या फिर आप इंट्रानेजली भी दे सकते हैं। मिडाज़ोलम का स्प्रे आता है इंट्रानेजल स्प्रे करके, तो आप स्प्रे से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ईजी बना देता है प्रोसीजर को कि आप आराम से एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो ये भी इसका फ़ायदा है मिडाज़ोलम का। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्सल ऑफ बेंजोडाइजेपिन कैन बी डन बाय, ठीक है। रिवर्सल ड्रग क्या है, या फिर आप बोल सकते हैं एंटीडोट क्या है इसका। तो एंटीडोट इसका होता है फ्लूमाजेनिल। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये हमारा है स्टार क्वेश्चन, ठीक है, फिर से आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फ्लूमाजेनिल कैन रिवर्स द इफेक्ट ऑफ मिडाजोलम, ठीक है। फ्लूमाजेनिल क्या करता है, जो मिडाजोलम का इफेक्ट है उसको रिवर्स कर देता है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग ऑप्शंस दिए गए हैं, कैन नॉट, ठीक है, क्या बोल रहा है, कैन नॉट रिवर्स कंप्लीटली बाय फ्लूमाजेनिल अलोन। ये बोल रहा है कि कंप्लीटली फ्लूमाजेनिल अकेले क्या नहीं कर सकता है, इसको रिवर्स बैक नहीं कर सकता मिडास के इफेक्ट्स को। दूसरा ऑप्शन है कैन बी रिवर्स कंप्लीटली इफ गिवन विद नियोस्टिकमिन। तीसरा ऑप्शन है कैन बी रिवर्स कंप्लीटली बाय फ्लूमाजेनिल अलोन, ठीक है। तो इसका क्या आएगा करेक्ट आंसर, कोई किसी ड्रग की इसको ज़रूरत नहीं है फ्लूमाजेनिल को। फ्लूमाजेनिल आराम से इसको क्या कर सकता है, रिवर्स बैक टू नॉर्मल स्टेट ला सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, इसको कंप्लीटली इसको अकेला ही हटा सकता है, फ्लूमाजेनिल अकेला ही काफ़ी है, ठीक है। तो अजयादों में लाइन भी लिखी हुई है कंप्लीटली, कंप्लीट से भी क्या बन जाते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कंप्लीटली वर्ड है। तो अजयादव एक ऐसी बुक है जहाँ पे क्या होता है, जो एक एक लाइन है वहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको पता भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लूमाजेनिल कंप्लीटली अकेला रिवर्स कर सकता है इसको, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ फ्लूमाजेनिल। तो वो कितनी होती है कि अब फ्लूमाजेनिल भी क्या है, किसी चीज़ की किसी वजह से हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि ये भी जल्दी से काम करके ख़त्म करके निकल जाए, ठीक है। तो मिडास के आप इसको रिवर्सल के दे रहे हैं, मिडास के रिवर्सल के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं बेंजोडाइजेपिन के रिवर्सल के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपना काम ख़त्म करके 1 से 2 घंटे में बाहर निकल जाता है बॉडी से, ठीक है। अब इसके अंदर एक क्या इशू क्रिएट हो रहा था, मैं आपको पहले बताने वाला था एक क्वेश्चन में, कि लोराज़ेपाम डायज़ेपाम 30 से 60 घंटे या फिर 15 घंटे तक अंदर था, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली रिवर्स नहीं हो पाते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो इफेक्ट था वो रहेगा 1 से 2 घंटे तक, और वो हमारी बॉडी में कब तक है, 15 घंटे, ठीक है। यानी कि लगभग 1 दिन से तो ज़्यादा ही चल रहा है, ठीक है। ये तो बेचारा क्या करेगा, 1-2 घंटे में काम खत्म करेगा, जो उनके वजह से इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको हटाएगा और बाहर चला जाता है 2 घंटे के अंदर। उसके बाद में क्या होता है कि वो ड्रग अभी भी हमारी बॉडी में घूम रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही इसका असर खत्म होएगा वो अपने असर दिखाना वापस शुरू कर देगा। तो इसलिए बोल रहा था मैं आपको कि वो कंप्लीटली उन दोनों को रिवर्स नहीं कर सकता, उनकी इसको ख़त्म होने के बाद में वो खुद का इफेक्ट फिर से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो दोनों यूज़ नहीं करते, तो उन दोनों को यूज़ ना करने के काफ़ी सारे वो बन चुके हैं, ठीक है, रीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूमाजेनिल कैन नॉट रिवर्स कम्प्लीटली विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ मिडाजोलम, ठीक है। मिडाजोलम की वजह से क्या आते हैं, अलग अलग इफेक्ट आते हैं, हमने पढ़ा था। एंग्जोलाइसिस करवाता है, एमनेसिया करवाता है, सिडेशन करवाता है, ठीक है, और ये कीटामिन के साथ हेलुसिनेशन हो, उनको ट्रीट करने का काम भी आता है। तो ऐसे अलग अलग इसके क्या बनते हैं, ये कंडीशंस बनाता है मिडाजोलम, ठीक है। तो सिडेशन ये करवाता है, हिप्नोसिस ये करवाता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इसका साइड इफेक्ट है, एमनेसिया ये करवाता है। तो इन सभी में से कौन सा इफेक्ट है जो कि रिवर्स नहीं हो पाएगा, तो वो होता है हमारा एमनेसिया, ठीक है। एमनेसिया को ये कम्प्लीटली रिवर्स बैक नहीं ला पाएगा। एमनेसिया क्यों दिया जा रहा था उसको, ताकि वो मेमोरी लॉस हो जाए, यानी कि उस टाइम पे आप जो भी पेशेंट के साथ कर रहे हैं तो उसको वो कुछ याद ना रहे। तो ये तो एक तरीके से हमारे लिए बेटर है कि ठीक है आप रिवर्सल कर रहे हैं उसको, ठीक है। सारे इफेक्ट्स उसके रिवर्स हो गए, रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो रहा था, चलो वो ठीक हो गया, अच्छी बात है। हिप्नोसिस सिडेशन से वो वापस आ चुका है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। पर हम क्या नहीं चाहते हैं कि उसको क्या ना आए, उसको याद ना आए कि उसके साथ हुआ क्या था, क्योंकि ऐसे वो ट्रॉमा क्रिएट करता है पेशेंट के लिए, ठीक है। तो वो तो वापस ना आए तो हमारे लिए बेटर ही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो फ्लूमाजेनिल एक अच्छा ड्रग है, कंप्लीटली मिडाजोलम या फिर बेंजोडाइजेपिन्स को कंप्लीटली रिवर्स बैक ले आता है नॉर्मल स्टेट में पेशेंट को। और एक अच्छी बात ये निकली कि ये मेमोरी लॉस जो हो रहा था उसको ठीक नहीं करता, तो ये तो सही बात है। उसके बाद में नेक्स्ट है ओपियोइड्स आर मेनली यूज्ड इन एनेस्थीसिया फॉर, ठीक है। अब बेंजोडाइजेपिन्स के जो 12 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसके बाद मेरे को लगता नहीं कोई क्वेश्चन आएगा, इतना ही क्वेश्चन आपको यहाँ तक पढ़ना है। बाकी जो 1-2 क्वेश्चन बचेंगे थोड़े बहुत वो हम आगे सॉल्व कर लेंगे, मॉडल पेपर्स वगैरह में डाल दूंगा मैं, कुछ मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा तो। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको ड्रग क्लास पता होनी चाहिए, उस ड्रग क्लास में आपको कौन कौन से ड्रग्स देखने को मिलते हैं वो आपको पता होना चाहिए, उस ड्रग की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, सिडेशन, हिप्नोसिस, जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन उसका साइड इफेक्ट था, कीटामिन के हेलुसिनेशन को ट्रीट करने में हेल्प कर रहा था, तो वो क्या क्या ड्रग करता है वो सब आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि उसकी वजह से जो सिस्टमिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं पेशेंट की बॉडी में, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। क्योंकि अगर कोई सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपने मिडास दिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है पेशेंट को, तो आपको पता है कि मिडास की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको कैसे करेक्ट कर देंगे, आप उसको फ्लूमाजेनिल दे देंगे और उसका इफेक्ट क्या जाएगा, रिवर्स बैक आ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो जो इफेक्ट्स ड्रग की वजह से आ रहे हैं, किसी भी ड्रग की वजह से, तो हमको पता होने चाहिए कि कोई अगर एडवर्स कंडीशन आती है तो आप उसको रिवर्स बैक ला सकते हैं, उसका रिवर्सल देख के, एंटीडोट देख के।
के, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 3-4 चीज़ें हैं ये ऊपर से आपको ये अच्छे से आनी चाहिए हर ड्रग के बारे में, हर ड्रग क्लास के बारे में। तो एक बेसिकली तो मैंने आपको बता दिया कि एनएसएआई ड्रग सारे डिप्रेसिंग होते हैं, तो इतना तो सबको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर एक्सेप्शन जो है वो आपको याद रखना है। ये एक ऐसे मान लीजिए आपके लिए स्टार पॉइंट है कि एक्सेप्शन है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो हर क्लास में हम एक्सेप्शन देखेंगे, ठीक है। ओपियोइड्स की अगर हम बात करें तो ओपियोइड्स एनेस्थीसिया में मेनली किस लिए दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं एनाल्जेसिया यानी कि पेन रिलीफ के लिए, ठीक है, पेन कंट्रोल के लिए। दूसरा टू ब्लंट रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स टू इंट्यूबेशन, इसके लिए भी देते हैं, ठीक है। उसके अलावा टू प्रोवाइड सेडेशन इन आईसीयू, ठीक है, ये भी देते हैं। फेंटेनिल का इन्फ्यूजन चलाया जाता है आईसीयू में, जिसकी वजह से क्या होता है, सेडेशन प्रोवाइड होती है पेशेंट को। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको गलती नहीं करनी है हमको। क्वेश्चन पूछ रहा है मेनली किसके लिए देंगे, तो मेनली तो हमेशा ओपियोइड्स का काम क्या है, दर्द कम करना, तो एनाल्जेसिया के लिए देते हैं मेनली, ठीक है। क्वेश्चन में पूछता कि ये मेनली नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, बाई चांस। तो ओपियोइड्स आर यूज्ड इन एनेस्थीसिया फॉर, तो जाता आंसर ऑल ऑफ दिस। अभी मेनली पूछ लिया तो मेनली में ऑप्शन एनाल्जेसिया ये परफेक्ट आएगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आंसर आपको लगेगा कि ये ठीक है, कई बार पहला ही ऑप्शन ठीक लग जाता है, ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है। पिछली बार काफ़ी सिली मिस्टेक्स हुई हैं लोगों की, ये मेनली की वजह से, या फिर मोस्ट एक्यूरेट ऐसे कुछ वर्ड डाल दिया था कि मोस्ट एक्यूरेट साइन कौन सा है, या फिर मोस्ट क्लिनिकल साइन कौन सा है, इमीडिएट साइन कौन सा है। तो ये जो सारे वर्ड्स निकल रहे हैं ना, जहाँ से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो उनको आप अच्छे से पकड़ के अच्छे से आंसर दें, ठीक है। तो नेगेटिव के चांसेस कम हो जाएंगे, और एक एक नेगेटिव्स की जो बचेंगे वो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाते जाएंगे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी इडेमा, ठीक है। पल्मोनरी इडेमा हो जाता है किसी पेशेंट को, मान लेते हैं पल्मोनरी इडेमा में क्या होता है कि जो पल्मोनरी एरिया है उसके अंदर काफ़ी फ्लूइड बढ़ जाता है, तो इडेमा हो जाता है इसकी वजह से। तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है मॉर्फिन, ठीक है। तो ये आपके लिए एक सरप्राइजिंग हो सकता है कि ओपियोइड्स का काम एनाल्जेसिक प्रोवाइड करवाना है, ये कहाँ पे रेस्पिरेटरी इसको पल्मोनरी इडेमा को ठीक करने के लिए बीच में घुस रहा है, ठीक है। तो उतना हमको डीप में भी नहीं जाना है, बस हमको भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा अजनबी समझ के याद कर लीजिए कि ये थोड़ा अजनबी की तरह भी काम कर रहा है जाके कहीं पे, ठीक है। तो पल्मोनरी इडेमा को कौन ठीक करता है, मॉर्फिन ठीक करता है, ये ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है इसके अंदर मॉर्फिन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड इज़ यूज्ड टू ट्रीट पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग, ठीक है। तो अब कुछ कुछ ओपियोइड्स ऐसे हैं जिनके पास अलग से खुद की खूबी है, ठीक है। तो वो अलग से खूबी की वजह से क्या बन गए, ड्रग ऑफ चॉइस बन गए कुछ कुछ अलग अलग कंडीशंस की। जैसे कि पल्मोनरी इडेमा में मॉर्फिन ले गया एक हीरो, ठीक है, वो अवार्ड कौन ले गया, मॉर्फिन। पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग को ट्रीट करने के लिए ये अवार्ड कौन लेके जाएगा पैथिडीन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, पैथिडीन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपियोइड रिसेप्टर्स, ठीक है। अब सामने देख लिया कि ओपियोइड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब बाकी के जो एग्जाम्पल है, क्लासिफिकेशन है, वो हम आगे देख लेंगे। ओपियोइड्स पहले काम कहाँ पे करते हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो एनेस्थीसिया के जितने भी ड्रग्स थे आपने पहले देखे थे, ठीक है। जैसे कि इनहेलेशनल एजेंट्स में भी देख लिया आपने, कहाँ पे काम कर रहे थे, गाबा पे काम कर रहे थे, ठीक है, यानी कि सीएनएस को इनिबिट या फिर डिप्रेस करने का काम कर रहे थे। तो डिप्रेस करने का काम कौन करेगा, गाबा पे करेंगे, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एनएमडीए रिसेप्टर्स को इनिबिट कर सकते हैं, या फिर आप ग्लूटामेट पे काम करेंगे, या फिर आप ग्लाइसिन पे काम करेंगे, ठीक है। तो इन सभी पे काम करके एनेस्थीसिया ड्रग्स क्या करते हैं, अपने अपने इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, अपना जादू दिखाते हैं, ठीक है। पर अब जो ओपियोइड्स हैं, ओपियोइड्स का मेनली काम क्या है, सबसे पहला काम है उसको एनाल्जेसिया प्रोवाइड कराना। बाकी सेडेशन वगैरह तो इसके सेकेंडरी हैं, ठीक है। तो पहला काम है एनाल्जेसिया प्रोवाइड कराना, ठीक है। दर्द कम करेगा, तो इसकी क्या होती है, इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसको कोई डिप्रेस नहीं करना किसी को जाके, ठीक है। इसका मेनली तो क्या करना था, एनाल्जेसिया प्रोवाइड कराना। तो एनाल्जेसिया प्रोवाइड कराने के लिए अलग से हमारे पास रिसेप्टर्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। पेन के लिए अलग से रिसेप्टर्स हैं, कौन कौन से, म्यू, कप्पा, डेल्टा, सिग्मा, ठीक है, और एक और होता है, ठीक है। तो नोइसेप्टिन रिसेप्टर से कुछ करके बोलते हैं उसको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पहला तो हमारा म्यू कप्पा गाबा नहीं होएगा, ठीक है, गाबा पे काम नहीं करता। गाबा पे एनेस्थेटिक ड्रग्स दूसरे काम करते हैं जो कि सीएनएस को इनिबिट मतलब क्या करेंगे, डिप्रेस करने का काम करेंगे, ये नहीं करता। म्यू कप्पा डेल्टा, ठीक है, और नोइसेप्टिन थर्ड ऑप्शन है। गाबा एनएमडी पे काम नहीं करता, ग्लाइसिन पे काम नहीं करता, ग्लूटामेट पे नहीं करता। म्यू कप्पा डेल्टा गामा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर निकल जाएगा, हमारा सेकंड आंसर निकल जाएगा, ठीक है, म्यू कप्पा डेल्टा नोइसेप्टिन, ठीक है। तो इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ जहाँ पे डाउट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो 4 तरह के रिसेप्टर हमने देख लिए, मेनली तो आपको 4 याद रखने हैं, म्यू
कप्पा, डेल्टा, नोसिसेप्टिन। और एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि जो गामा है इसमें ये रिसेप्टर नहीं होता। म्यू, कप्पा, डेल्टा, नोसिसेप्टिन, ठीक है, एम, के एंड डी, ठीक है। तो ये कुछ भी आप ट्रिक बना के याद करो, चाहे गामा के अंदर मत फंस जाना बस इसके अंदर, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा, गामा, म्यू, कप्पा, डेल्टा, तो इसमें आपको मिक्सअप नहीं करना है। म्यू, कप्पा, डेल्टा खुद का अलग है, अल्फ़ा, बीटा, गामा ये सारे अलग हैं, तो गामा इसमें नहीं होता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या जा रहा था इसका, सेकंड ऑप्शन, म्यू, कप्पा, डेल्टा, नोसेप्टिन। अब एक एक रिसेप्टर के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे, यहाँ से आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। एक एक रिसेप्टर पे क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे म्यू रिसेप्टर। म्यू रिसेप्टर क्या है, ओपियोइड्स के लिए सबसे मेन काम का आदमी है म्यू, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, किसी मान लेते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसका कोई सीएम है, ठीक है। तो वो सीएम है तो उसके लिए उसका स्टेट क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। वो अपने स्टेट के अंदर वो कुछ भी कर सकता है, सारे इफेक्ट्स उसके स्टेट के अंदर उसको अच्छे से ला पाएगा वो, ठीक है। तो अच्छे से काम कर पाएगा। तो ओपियोइड्स के लिए ये क्या है, वो है म्यू रिसेप्टर, उसकी फेवरेट प्लेस, ठीक है। ये इसका काम काफ़ी आसान कर देते हैं। मेनली जो इफेक्ट्स होते हैं वो म्यू रिसेप्टर्स की वजह से आता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ओपियोइड्स के खास दोस्त कौन है, म्यू है, ठीक है। तो म्यू भी दो तरह के होते हैं, म्यू 1 और म्यू 2, ठीक है। म्यू के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स फॉर द एक्शन ऑफ ओपियोइड्स, ठीक है। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू म्यू 1 एंड म्यू 2, हमने देख लिया। म्यू 1 अलग काम करेगा, म्यू 2 अलग काम करता है। इनकी लोकेशन भी अलग अलग होती है। पहली बात, म्यू 1 क्या करता है, मीडिएट्स एनाल्जेसिया यानी कि पेन रिलीफ प्रोवाइड कराएगा। मेनली सुप्रास्पाइनल यानी कि ब्रेन, सुप्रास्पाइनल का मतलब हमने पढ़ लिया था कि सुप्रास्पाइनल का मतलब होता है कि ब्रेन वाला पोर्शन, ठीक है। और स्पाइनल का लेवल है मतलब स्पाइनल वाले पोर्शन पे इफेक्ट कर रहा है। तो ये कहाँ पे करता है, मेनली सुप्रास्पाइनल यानी कि ब्रेन पे। बट स्पाइनल आल्सो, ऐसा नहीं है कि स्पाइनल पे नहीं करेगा, स्पाइनल पे भी करेगा, पर मेनली कहाँ करेगा, ब्रेन में। नेक्स्ट है सिडेशन प्रोवाइड कराता है। एनाल्जेसिया कैसे प्रोवाइड कराया, ये ब्रेन पे इफेक्टिव डालता है, म्यू 1 के रिसेप्टर ब्रेन में प्रेजेंट है तो वहाँ जाके इफेक्ट डालेगा। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी का जो पेन है उसको ये हटा देता है। सिडेशन ये प्रोवाइड कराता है। सिडेशन प्रोवाइड कराने के लिए सबसे सही बात है कि अब ब्रेन पे जाके एक्ट करो सीधा। ब्रेडिकार्डिया ये करवाता है। मियोसिस ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है। जो ओपियोइड्स हैं उनकी वजह से मेनली क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। तो ये जो जो सिम्टम्स हम पढ़ रहे हैं ना भी, एमनेसिया, सिडेशन, ब्रेडिकार्डिया, इनको आप इतनी बार पढ़ लो कि आपको अच्छे से याद हो जाए कि हाँ, कि अगर ओपियोइड दे रहे हैं तो उसकी वजह से ये हो सकता है, उसकी वजह से सिडेशन हो सकता है, उसकी वजह से मियोसिस हो सकता है, उसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। अभी यही इफेक्ट्स में से आगे जाके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यूरिनरी रिटेंशन करवा रहा है, ठीक है, तो यूरिन मतलब पास नहीं कर पाएगा, पेशेंट रिटेन हो रहा है, तो ये आगे जाके साइड इफेक्ट बन जाता है इसका, ठीक है। प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन ये रिलीज़ करवाता है। मसल रिजिडिटी ये इसका कॉम्प्लिकेशन बन जाएगा आगे जाके। मसल रिजिडिटी की वजह से क्या होता है कि एक टाइम होता है कि जब जो हमारे थोरेसिक मसल्स होती हैं वो उनमें इतनी ज़्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करवा देता है कि ये सांस ही लेना बंद कर देंगे, ठीक है, लंग्स। अब एक चीज़ आप समझो कि ये कोई, ठीक है, ये कोई, सॉरी एक बार फिर से बनाता हूँ मैं, ये कोई पेशेंट है, ये कोई पेशेंट या फिर पर्सन मान सकते हैं। ये नॉर्मली हेल्दी था तो ये आराम से रेस्पिरेशन कर पा रहा था, सांस अंदर बाहर कर रहा था। अब आपने क्या किया, इसको आपने कर दिया टाइट, बहुत टाइट क्या पहना दिया, एक जैकेट पहना दिया, ठीक है। और इसको आपने अच्छे से कस दिया बेल्ट बांध के, ठीक है। तो जितना आप अच्छे से कस देंगे, जितना टाइट हो जाएगा, तो अब क्या होगा, इसके जो थोरेसिक के मूवमेंट हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए अंदर वाले बार वाले, वो अच्छे से हो नहीं पाएंगे। अब वो हो नहीं पाएंगे तो क्या होगा, जब आपने इतना भयंकर उसको कस दिया कि वो उसके मूवमेंट हो ही नहीं पा रहे हैं, थोरेसिक की जो उसका हिल ही नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट सांस लेना बंद कर देगा, क्योंकि वो सांस आ ही नहीं रही, उसको मूवमेंट ही नहीं हो रहा हमारे चेस्ट का, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आगे जाके सिंड्रोम भी आता है, उसको बोलते हैं वुडन चेस्ट सिंड्रोम, या मेनली फेंटेनिल, एल्फेंटेनिल, सोफेंटेनिल की वजह से होता है। तो ये सारी क्या है, ये आगे जाके कॉम्प्लिकेशन बन जाती हैं ओपियोइड के। तो ये सारे इफेक्ट्स मैं बताऊंगा आपको कि आप यहीं पे याद कर लें सारे जो भी आ रहे हैं म्यू, कप्पा, डेल्टा के, ठीक है। तो अब यहीं पे याद कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा साइड इफेक्ट कौन सा है, इफेक्ट कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन आप आराम से टिक कर देंगे, इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। एनाल्जेसिया प्रोवाइड कराना ये अच्छी बात है, हम खुद चाहते हैं कि एनाल्जेसिया प्रोवाइड कराए, तो म्यू 1 अच्छे से प्रोवाइड करवाएगा, सिडेशन करवाएगा। ब्रेडिकार्डिया हम नहीं चाहते कि पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो, ठीक है। आगे जाके कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, साइनस अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को अगर ज़्यादा लेवल पे जा दिया तो, ठीक है। मियोसिस का हमारे को कोई काम है नहीं, यूरिनरी रिटेंशन हम नहीं चाहते कि ये करवाए, पर करवाता है। ऐसे नहीं है कि सारे इफेक्ट्स अच्छे करेगा, कुछ ना कुछ बुरा भी करता ही है। प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन से हमको लेना नहीं है। मसल रिजिडिटी करवाता है, ये इसका साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन बन जाएगा आगे जाके,
म्यू2 क्या करता है, म्यू2 क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करा रहा है। हम चाहते नहीं हैं पर फिर भी एक फैक्ट तो आ सकता है, अगर ये ज़्यादा इस रिसेप्टर पे काम कर गया ओपियोइड तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा देगा, कॉन्स्टिपेशन करवा देता है, सेल डिपेंडेंस करवा देता है। साइड इफेक्ट कौन से हो गए, इसका हो गया साइड इफेक्ट ब्रेडी हो गया, ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन हो गया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, मसल रिजिडिटी हो गई, फिजिकल डिपेंडेंस यानी कि तलब लग जाना, उसको तलब हो जाती है ना कि हाँ लेना है, तो वो उसके साथ हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये भी इसका साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है कप्पा रिसेप्टर्स। कप्पा रिसेप्टर क्या करते हैं, एनाल्जी से प्रोवाइड कराते हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। म्यू1 एनाल्जी से करवा रहा था, कप्पा प्रोवाइड करवाता मैं एनाल्जी से। ये काम करा था मेनली ब्रेन पे, ये काम कहाँ करता है, मेनली स्पाइनल लेवल पे नीचे, पर ब्रेन पे भी करवाता है, ठीक है। तो म्यू1 और कप्पा का उल्टा हो गया, पर प्रोवाइड क्या करा रहे हैं, एनाल्जी से तो प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमको उससे मतलब है। दूसरा सेडेशन ये प्रोवाइड कराता है, कॉन्स्टिपेशन ये करवाता है, साइकोमिमेटोमिस यानी हेलुसिनेशन ये करवाता है, ठीक है। ये साइड इफेक्ट है, इसका हमको नहीं चाहिए। डिपेंडेंस करवा रहा है, हमको नहीं चाहिए। डायरोसिस करवा रहा है, ये भी हमको नहीं चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रेरी टू म्यू विच कोजेज यूरिनरी डायरेक्ट रिटेंशन। अब हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आ गया। अगर ओपियोइड जाके म्यू1 पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से क्या हो रहा था, यूरिनरी रिटेंशन हो रहा था, यानी कि पेशेंट को यूरिनेट करने में डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है, वो इकट्ठा कर लेगा अंदर, यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है। अगर वो ओपियोइड जाके म्यू1 के बदले कप्पा पे काम कर रहा है, ठीक है, कप्पा पे काम कर रहा है, तो क्या होगा, डायूरेसिस यानी कि यूरिन है वो ज़्यादा पास करेगा पेशेंट, यानी फ्लूइड की कमी भी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग इफेक्ट करा रहे हैं। काम करने वाला अकेला बंदा है ओपियोइड, बस उसकी लोकेशन अलग अलग है कि उस जगह जाएगा तो ये करवाएगा, उस जगह जाएगा तो ये करवाएगा। तो अभी तक तो ये एक सिंगल इफेक्ट आया है जिसकी वजह से दोनों जगह पे अलग अलग हो रहा है, यूरिनरी रिटेंशन और डायलिसिस। तो ये हमको याद रखना है अभी, ये आगे जाके काम आएगा आपको कहाँ पे, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट जो क्लासिफिकेशन हम इसका करेंगे उसके अंदर जाके। अभी कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बस आराम से जितना बता रहा हूँ उसको आराम से समझना है और उसको याद रखने की कोशिश करनी है। अभी अगर याद रखोगे तो आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वाला आप झट से आंसर निकाल दोगे उसका, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट डेल्टा रिसेप्टर्स। इस पर क्या करते हैं, एनाल्जी से करवाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। मेनली स्पाइनल बट सुप्रा स्पाइनल आल्सो। तो कप्पा और जो डेल्टा है ये काम करते हैं मेनली स्पाइनल पे, जो म्यू है वो काम करता है मेनली किस पे, ब्रेन पे। तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। एनाल्जी से ये करवाएगा म्यू1, कप्पा करवाएगा, डेल्टा करवाएगा, ठीक है। ये कराता है हमारा यूरिनरी रिटेंशन, ये कराएगा हमारा यूरिन को पास यानी कि डायूरेसिस करवाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा नोक्सिसेप्टिन रिसेप्टर्स ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्फेनिन एफक्यू, एंडोजिनस ओपियोइड्स मीडिएट डायरेक्शन थ्रू नोसेप्टिन। अब एक आपको काम की चीज़ बताता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ एक, कि जो हमारी बॉडी होती है वो खुद से भी क्या करती है, अंदर ही अंदर ओपियोइड रिलीज़ करती है, ठीक है। उनको बोलते हैं एंडोरफिन्स, ठीक है। तो एग्जांपल होते हैं उसके एनकेफेलिन्स, एंडोरफिन्स वगैरह, ठीक है, डायनोरफिन्स वगैरह हो गए। तो ये सारे क्या है, एंडोजिनस ओपियोइड्स हैं। एंडोजिनस ओपियोइड्स का मतलब है कि ऐसे ओपियोइड्स जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। ये सरप्राइजिंगली है कि हमारे बॉडी के अंदर भी ओपियोइड्स बनते हैं, पर ये हर स्टेज में नहीं बनते। कब बनते हैं मोस्टली, ये बनते हैं कि जब पेशेंट या फिर पेशेंट नहीं सॉरी किसी भी पर्सन को जब बहुत पेनफुल कंडीशन से वो सफ़र कर रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको थोड़ी राहत देने के लिए क्या करती है, खुद अंदर क्या बनाती है, एंडोजिनस ओपियोइड्स बनाती है, एंडोरफिन्स, डायनोरफिन्स, एनकेफेलिन्स। और वो क्या करते हैं, वो जाके चिपक जाते हैं, काम कर देते हैं नोसेप्टिन रिसेप्टर्स पे, जिसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा आराम मिलता है। वो कैसे आराम मिलता है, ये कोशिश करते हैं तीनों जाके कि पेशेंट को नींद आ जाए, ठीक है। अगर पेशेंट को नींद आ जाएगी तो पेन में थोड़ा उसको रिलीफ मिलेगा, वो ज़्यादा उसको पेन महसूस नहीं होगा, ठीक है। और क्या करते हैं, अगर स्लीप इंड्यूस करवा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को पेन कम फील होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी हेल्प करते हैं पेशेंट को। छोटे बच्चों में भी ये रिलीज़ होते हैं, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों का आपने देखा होगा कि जब उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, रो रो के वो थक जाते हैं, तो क्या होता है, उनको नींद आ जाती है। क्यों, क्योंकि वो एंडोजिनस ओपियोइड्स काम कर रहे हैं उनकी बॉडी में। तो ओपियोइड्स का काम क्या होता है, सिडेशन करवाते हैं ये, तो एंडोजिनसली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सिडेशन यानी स्लीप इंड्यूस करवा देते हैं। तो ये भगवान ने एक क्या बनाया है, एक गिफ्ट ही एक तरीके से देखा जाए तो, कि ये हमारी बॉडी में पेन रिलीफ का काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा, जो थोड़ा बहुत पेन रिलीफ हो रहा था वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये हमको एक अच्छा पॉइंट है जो हमको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसका आंसर हमने देख लिया, म्यू, कप्पा, डेल्टा, नोसेप्टिन। म्यू है जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर होते हैं ओपियोइड के, खास बनते हैं म्यू, ठीक है।
म्यू इज मोस्टली प्रेजेंट इन सुप्रास्पाइनल रीजन यानी कि ब्रेन रीजन पे, वाइल कप्पा एंड डेल्टा आर फाउंड स्पाइनल लेवल, ये हम देख चुके हैं। ऑल्सो एक्ट्स एज NMDA रिसेप्टर्स इफ यूज्ड इन हाई डोसेज। अब ओपियोइड्स क्या होते हैं कि अगर इनको आप हाई कंसनट्रेशन में यूज़ करेंगे, हाई डोसेज में यूज़ करेंगे, तो म्यू कप्पा डेल्टा पे तो ये कर ही रहे थे, ठीक है, उसके साथ में कहाँ जाके काम करने लग जाएंगे, NMDA रिसेप्टर्स पे भी जाम के काम करने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ओपियोइड रिसेप्टर्स आर मेनली फाउंड एट। ओपियोइड जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, वो मेनली पाए जाते हैं ब्रेन में, ठीक है। और वो कौन से थे, म्यू रिसेप्टर्स थे मेनली। सॉरी, ब्रेन नहीं, आपको इसके अंदर कंप्लीट आंसर देना है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों होते हैं CNS के अंदर, ठीक है। तो इसका मोर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, CNS। अगर यहाँ पे ये मेनली ना पूछता, सॉरी, ये यहाँ पे CNS ऑप्शन ना होता तो आप ब्रेन आंसर दे सकते थे, क्योंकि जो म्यू होते हैं वो ज़्यादातर ब्रेन पे ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पाइनल लेवल पे नहीं, सुप्रा स्पाइनल लेवल पे होते हैं। पर ये पूछा है तो इसका मोर करेक्ट आंसर देना है। देखो मैं भी यहाँ फंस गया, आप भी आराम से फंस सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो वही बात है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से उसका ऑप्शन देख के आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा, मोर करेक्ट ही आएगा हमारा, CNS आएगा। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रास्पाइनल रिसेप्टर्स ऑफ ओपियोइड आर प्रेजेंट एट, ठीक है। सुप्रास्पाइनल रिसेप्टर्स होते हैं ऑफ ओपियोइड्स आर प्रेजेंट एट, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सुप्रास्पाइनल हमको पता है ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन स्पाइनल कोड नहीं, एडजेसेंट स्पाइनल कोड नहीं, ठीक है, स्पाइनल से ये फंसा सकता है आपको नाम देके। इंजक्शन बिटवीन ब्रेन स्पाइनल कोड नहीं, मेनली कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो होते हैं ब्रेन पे। तो मोर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरली अकरिंग ओपियोइड्स इन ह्यूमन बॉडी आर, अब ये मैंने आपको बताया था, एंडोर्फिन नहीं है, सॉरी, ये एंडोर्फिन है, ठीक है, EN आएगा। ये इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, ये एक तरीके से गिफ्ट है हमारे लिए। एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, डायनोर्फिन, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। सारे क्या है, नेचुरली अकरिंग ओपियोइड्स हमारी बॉडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियोइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, ठीक है। ओपियोइड्स को क्लासीफाई किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, सोर्स ऑफ सिंथेसिस, ठीक है, कि अगर वो नेचुरल है या फिर वो सेमी सिंथेटिक है या फिर वो सिंथेटिक है। टोटली आप सिंथेटिक यानी सिंथेसाइज किया उन्होंने आपको उन्होंने क्या किया, सिंथेसाइज किया लैब वगैरह में। तो इनके बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन बनते हैं। सबसे पहले नेचुरली अकरिंग, उसके बाद में आता है एक सेमी सिंथेटिक, यानी कि नेचुरल थे, आपने थोड़ा बहुत चेंजेस किया तो सेमी सिंथेटिक हो गया। एक होता है सिंथेटिक, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है रिसेप्टर इंटरेक्शन, कि वो मेनली कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इनके बेसिस पे भी क्या किया जाता है, उसको क्लासीफाई कर दिया गया, जैसे कि एगोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट मतलब कि जो ओपियोइड्स का काम है मेनली वही कर रहे हैं। एक होता है एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या करते हैं कि एक डोज तक तो वो एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं, और अगर आपने उससे ज़्यादा डोज दे दी उसको तो वो कैसे काम करने लग जाएंगे, वो एंटागोनिस्ट की तरह काम करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये डोज डिपेंडेंट है ये सब कुछ, ठीक है। दूसरा वाला एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। लास्ट होता है एक एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट क्या होता है कि एंटा मतलब ऑपोजिट में काम कर रहे हैं, ओ है तो ये ओपियोइड्स, पर ओपियोइड्स की ऑपोजिट में ये काम करेंगे, जो इफेक्ट्स ओपियोइड्स लाता है उसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो 3 क्लासिफिकेशन हो गई, अब हम आगे देख लेंगे, तो बोथ ऑफ दिस इसका आंसर है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं, ठीक है जी। हमको जो मेनली मैं आपको बताता हूँ याद करने का, वो कौन सा है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक में मेन कौन से हैं। मॉर्फिन आपको पता होना चाहिए, कोडीन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मॉर्फिन और कोडीन क्या है, हमारे नेचुरली करेंगे। उसके बाद में या फिर तीनों ही याद रख लो, MCT, ठीक है, ठीक है। मॉर्फिन, कोडीन, थेबेन, ये क्या है, नेचुरली अकरिंग होते हैं। उसके बाद में सेमी सिंथेटिक में आपको सिर्फ हीरोइन याद रखो, इससे चल जाएगा काम, ठीक है। हीरोइन क्या है, सेमी सिंथेटिक है, ये नशा करने के लिए बनाया गया था। नेचुरल था पर इसको कम्प्लीटली आपको दवाई की तरह भी यूज़ नहीं करना था, तो ठीक है, नशे की तरह करना था, थोड़ा और अच्छा नशा हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, इसको सेमी सिंथेटिक यानी थोड़े बहुत चेंजेस करके हीरोइन बना दिया इसको, ठीक है। उसके बाद में है सिंथेटिक फॉर्म आती है, सिंथेटिक जो कि आपने बनाया है, ठीक है, जानबूझ के बनाया है कि इनको किसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सके, ठीक है, ओपियोइड्स को। तो सिंथेटिक के अंदर कौन कौन से आएंगे, ब्यूटारफेनॉल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्यूटारफेनॉल आपको याद रखना है एक तो, इसके अलावा पेंटारोसिन आप याद रखिए, पैथिडीन आप याद रखिए, ये फेंटानिल वाली सारी जो ये है, फेंटानिल, अल्फेंटानिल, सुफेंटानिल, रेमिफेंटानिल, ये आप याद रखो। ट्रामाडोल आप याद रखो, बुप्रेनोर्फिन आप याद रखो। तो इसमें तो लगभग सब याद रख लो, लिवोरफेनॉल को चाहे रहने दो, इसके बारे में इतना डिस्कशन किया नहीं बनी है। तो सबसे पहले नेचुरल अकरिंग में क्या आएगा, मॉर्फिन, कोडीन, थेबेन। उसके बाद में सेमी सिंथेटिक में आपको सिर्फ हीरोइन याद रखना है। सिंथेटिक के अंदर आपको ब्यूटारफेनॉल, लिवोरफेनॉल, पेंटारोसिन, पैथिडीन, फेंटानिल, अल्फेंटानिल, सुफेंटानिल, रेमिफेंटानिल, ट्रामाडोल, बुप्रेनोर्फिन, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, इनके तो नाम सुने हुए भी हैं आपके,
ठीक है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पहले, तो नाम सुन रखे होंगे, तो ये आराम से इसको बैठ के 5 मिनट आप इसके ऊपर लगाओगे तो आराम से याद हो जाएंगे, ठंडे दिमाग से याद करोगे तो। ठीक है, ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डालना, बस ये है कि आराम से इसको बैठ के याद कर लेना। क्वेश्चन अगर डायरेक्टली पूछ ले, ये डायरेक्टली जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं वो बन सकते हैं इसमें से। ठीक है, सेमी सिंथेटिक ऑपियोइड कौन सा है, सिंथेटिक ऑपियोइड कौन सा है, ठीक है, तो ऐसे करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये वाला भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, प्योर एगोनिस्ट, प्योर एगोनिस्ट मतलब कि सीधा सीधा वो ओपियोइड्स की तरह काम करेंगे। हैं तीनों ये ओपियोइड्स ही है सारे, पर ये इनका काम क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई काम करता है सीधा ओपियोइड की तरह, कोई काम करता है कि क्या नाम है, कुछ टाइम तक तो ओपियोइड की तरह काम करेगा, कुछ टाइम फिर वो बदल जाते हैं, वो उल्टा काम करने लग जाते हैं। अब कोई 100 बंदों का ग्रुप है, 100 लोगों का ग्रुप है, तो सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते ना। 50 लोग होते हैं वो सीधा काम करते हैं अपना, ठीक है, 25 लोग बचे तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए तो यहाँ तक काम कर रहे हैं, जब उनका मन बढ़ जाता है, दिमाग बढ़ जाता है, तो उसके बाद एक लिमिट के बाद वो उल्टा चलने लग जाते हैं इनसे। ठीक है, बाकी जो 25 लोग बच गए वो सबसे उल्टा काम कर रहे हैं, तो सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते ना ग्रुप के अंदर, तो वही बात है, आप इसे याद रख सकते हैं ऐसे करके। तो मॉर्फिन, ठीक है, फेंटानिल, अल्फेंटानिल, सुपेंटानिल, रेमिफेंटानिल, पैथिडीन, तो ये जो 6 ड्रग्स हैं ये सारे क्या हैं, एकदम सीधे नेचर के हैं, इनको पता है कि क्या काम करना है, ये उसी डायरेक्शन में अपना काम करते हैं। ठीक है, ये हमेशा सपोर्ट में ही जा रहे हैं उसके, ठीक है, ओपियोइड के सपोर्ट में रहते हैं। कौन कौन से, मॉर्फिन, फेंटानिल, फेंटानिल से आप चारों क्लास याद रखो इसकी, फेंटा, अल्फेंटा, सुपेंटा, रेमिफेंटा, और उसके अलावा मॉर्फिन और पैथिडीन याद कर लो। ठीक है, उसके बाद में आता है एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, पेंटाडोसिन आता है, नेल्बुफिन आता है, नेलोरफिन आता है, ब्यूटरफिनोल आता है, लिवरफिनोल आता है, डिजोसिन आता है, मेप्टाजोनोल आता है, बिप्रेनोर्फिन आता है। इसके अंदर आपको मेनली याद रखना है पेंटाडोसिन, ठीक है, एक ब्यूटरफिनोल, एक याद रखना है आपको बिप्रेनोर्फिन, ये 3 याद रखेंगे इनसे हो जाएगा। ठीक है, पेंटाडोसिन, ब्यूटरफिनोल और बिप्रेनोर्फिन यानी कि PBB। ठीक है, तो ये आप तीनों याद रखोगे। ये क्या करते हैं, एक इनकी लिमिट होती है। ठीक है, ये लिमिट जब ये क्रॉस कर देंगे, आपने जब इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन दे दी तो अब ये उल्टा काम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे काम करते हैं उल्टा, वो भी हम आगे देखेंगे आपके लिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपके डाउट ये भी क्लियर हो जाएंगे, पर अभी सिर्फ आप याद रखिए कि कौन कौन से हैं, पेंटाडोसिन है, ब्यूटरफिनोल है, बिप्रेनोर्फिन है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो प्योरली एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, यानी कि हमेशा उल्टे ही चलना है इनको ओपियोइड से, तो उल्टे चलने वाले ड्रग्स भी हमारे काम के होते हैं। ठीक है, सब लोगों का कुछ ना कुछ काम होता है, जो सीधे जा रहे हैं बंदे उनसे सीधा काम करवाओ। ठीक है, जब लगे कि वो सीधे बंदे हैं, उनका इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा है, तो अब उल्टे वालों को बुला लो। ठीक है, एंटागोनिस्ट को ले आओ बीच में कि हाँ उनको अब कम करो, कभी कभी उनकी मेजोरिटी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो समाज में हर तरीके के लोग होते हैं और उनको बस आपको काम में लेना आना चाहिए उनको। ठीक है, तो उस तरीके से इसका एग्जांपल आ जाएगा नेलक्सोन, नेल्ट्रेक्सोन, नेलमेफेन, ठीक है, मिथाइल नेल्ट्रेक्सोन हो गया, LV में मोपेन हो गया। ठीक है, तो ये 5 आपको याद रखने हैं। 5 में से 3 सेंट्रली एक्टिंग होते हैं, 2 पेरिफेरली एक्टिंग होते हैं। सेंट्रली मतलब जो हमारे सेंट्रल पार्ट पे काम करेंगे बॉडी के। ठीक है, पेरिफेरली एक्टिंग होते हैं जो हमारे पेरिफेरल में काम करेंगे। सेंट्रल यानी कि CNS पे काम कर रहे हैं, पेरिफेरल यानी कि जो जो रिसेप्टर्स, अब इसका मैं आपको ईजी करके बताता हूँ। हमने पहले देखा था कि जो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, CNS पे, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। एक ये बात हमको याद रखनी है कि वो CNS के अलावा एक्स्ट्रा CNS स्पेसेस में भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी गट हो गई, ठीक है, GIT वाली, उसके अंदर भी ओपियोइड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, कुछ कुछ पाए जाते हैं। तो उन पे जो जाके एंटागोनिस्ट की तरह काम कर रहा है वो बोल देते हैं उनको पेरिफेरली एक्टिंग, और जो मेनली CNS पे काम कर रहे हैं उनको बोल देते हैं सीधा, ठीक है, सेंट्रली एक्टिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शंस हैं, प्योर एगोनिस्ट आर एगोनिस्ट एट ऑल रिसेप्टर्स बट मेनली ऑन म्यू। ठीक है, प्योर एगोनिस्ट यानी कि प्योरली वो एगोनिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो ये ठीक है, वो प्योरली क्या है, एगोनिस्ट की तरह काम कर रहे हैं हर रिसेप्टर पे, चाहे कोई भी रिसेप्टर हो, किसी भी जगह चल जाए सेम काम करेंगे अपना। ठीक है, क्योंकि वो प्योर है, प्योर एगोनिस्ट है तो प्योर ही काम करेंगे। पर मेनली किस पे काम करते हैं वो ज़्यादा, मेनली करते हैं म्यू पे। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है कि म्यू ओपियोइड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है। ठीक है, मेनली जो सारे एक्शन होते हैं वो म्यू पे होते हैं। नेक्स्ट है, प्योर एंटागोनिस्ट आर एंटागोनिस्ट एट ऑल रिसेप्टर्स बट मेनली ऑन म्यू। एंटागोनिस्ट भी काम कर रहे हैं पर वो भी आके कहाँ पे कर रहे हैं, मेनली म्यू पे कर रहे हैं। म्यू को आप क्या मान सकते हैं, जो हमारी कंट्री है, कंट्री की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बाकी स्ट्रक्चर है वो मेनटेन रखती है। जैसे कि दिल्ली हो गया सेंट्रल, हमारा बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, ये जो बड़े बड़े शहर है, गुजरात हो गया, गुजरात में अहमदाबाद वगैरह हो गया, तो ये सारे क्या करते हैं, हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो वैसे ही ओपियोइड्स को मेंटेन कौन करने वाला है, इनके लिए कौन सी जगह परफेक्टली है, म्यू है। तो एगोनिस्ट भी आके यही काम करेंगे, एंटागोनिस्ट भी आके मेनली यही काम करेंगे।
उसके बाद में एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट आर दोनों क्या, सॉरी एगोनिस्ट एंड नहीं है, तीसरी क्लास है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, मिक्सअप वाली क्लास है, मिक्स, ठीक है। ये मिक्स वाले बंदे हैं, ये क्या करेंगे, आर एगोनिस्ट एट म्यू कप्पा डेल्टा, ठीक है। म्यू कप्पा डेल्टा पे काम क्या करते हैं, एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं, वाइल एंटागोनिस्ट एट म्यू रिसेप्टर आफ्टर सर्टेन डोज। ये पॉइंट थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, इसको हम थोड़ा आसानी समझ लेते हैं। हम सब ने क्या देखा कि हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, कौन कौन से, म्यू कप्पा और डेल्टा, ठीक है जी, ठीक है। तो 3 होते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है, जो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट हम सबको पता है कि लिमिटेड डोज तक एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं। जब आप लिमिटेड डोज के अंदर अंदर ही उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो तीनों पे इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तीनों पे इफेक्ट डालेगा तो हर रिसेप्टर पे काम करने के अलग अलग इफेक्ट आते हैं, हमने पहले देखे थे। म्यू पे क्या हो रहा था, यूरिनरी रिटेंशन हो रहा था, दोनों पे क्या हो रहा था, डायूरेसिस हो रहा था, सिडेशन प्रोवाइड करा था, एनाल्जेसिया प्रोवाइड करवा रहा था, ये भी एनाल्जेसिया प्रोवाइड करा था, सिडेशन प्रोवाइड करा था, ठीक है। तो अगर आप उसको लिमिटेड डोज तक दे रहे हैं, ठीक है, उसकी जो डोज है लिमिट है उसके अंदर अंदर तक दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो काम करता है म्यू कप्पा डेल्टा तीनों के ऊपर, ठीक है। कैसे, एगोनिस्ट की तरह, यानी कि सीधा सीधा काम कर रहा है अभी तीनों जगह पे जाके। अब क्या हुआ कि आपने उसकी लिमिट क्रॉस करवा दी, ठीक है। अब अगर आपने उसकी लिमिट क्रॉस करवा दी तो वो 3 जगह काम नहीं करेगा, अब वो सिर्फ अकेली एक जगह काम करेगा, वो काम करेगा म्यू पे, ठीक है। कप्पा और डेल्टा अब कट चुके हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब वो एगोनिस्ट की तरह अच्छे आदमी की तरह काम कर रहा था तब वो कर रहा था 3 जगह पे, अब आपने क्या कर दिया, उसकी लिमिट क्रॉस करवा दी उसकी, तो 2 को वो छोड़ देगा कप्पा डेल्टा को, अब वो सिर्फ मेनली म्यू पे काम करेगा। तो ये स्टेटमेंट की भी क्या है, हमारा करेक्ट है। इसको आप कैसे भी करके याद रखो, पर जैसे मैंने समझाया वैसे याद रख लो, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, तीनों क्लासेस के बारे में हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट यानी कि मिक्स वाले लोग हैं। ओपियोइड्स वर्क्स एज ए एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं, एंड आल्सो एज एंटागोनिस्ट की तरह काम भी करते हैं। बट हाउ डज डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू इफेक्ट्स, कि कौन सा इफेक्ट कब आएगा, एगोनिस्ट कब आएगा और एंटागोनिस्ट कब आएगा, यानी कि दोनों अलग रूप है उसके, तो एक रूप कब देखने को मिलेगा, दूसरा रूप कब देखने को मिलेगा, तो वो कैसे पता लगता है। तो ऑप्शन है, इट इज़ नॉट सर्टेन, कोई फिक्स नहीं है। दीज टाइप्स ऑफ ड्रग्स समटाइम वर्क्स एज एगोनिस्ट वाइल समटाइम एज एंटागोनिस्ट अकॉर्डिंग टू पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कि ये पीएच पे डिपेंड करेगा, तो ये हमारा क्या है, गलत, ठीक है, पीएच पे डिपेंडेंट नहीं होता। इट इज़ नॉट सर्टेन, दीज टाइप ऑफ ड्रग्स समटाइम वर्क्स एज एगोनिस्ट वेल समटाइम एज एंटागोनिस्ट अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ यूज़। ड्यूरेशन ऑफ यूज़ की बात करेंगे तो ये भी एकदम करेक्ट है, इसको नहीं मान सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट सर्टेन, दीज टाइप्स ऑफ ड्रग्स समटाइम वर्क्स एज एगोनिस्ट वेल समटाइम एज एंटागोनिस्ट अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन डोज, ठीक है। सर्टेन डोज का नाम आ गया, दैट इज़ फिक्स्ड फॉर ईच ऑफ दीज ड्रग्स। अब ये क्या बोल रहा है कि एक फिक्स्ड डोज है हर ड्रग के लिए जो इस क्लास में आते हैं, तो अगर आपने उससे लिमिट क्रॉस कर दी तो वो दूसरे रूप में काम करेगा, लिमिट क्रॉस नहीं की तो वो दूसरे रूप में काम करेगा, ठीक है। एगोनिस्ट काम करेगा अगर लिमिट क्रॉस नहीं की है, लिमिट क्रॉस अगर क्रॉस कर दिया तो एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है कि वो डोज डिपेंडेंट होता है इनका इफेक्ट, ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं हो जाता कि ऐसे ही मन किया तब कुछ भी इफेक्ट दिखा देंगे। फोर्थ ऑप्शन है, इट इज़ नॉट सर्टेन, दीज टाइप्स ऑफ ड्रग्स समटाइम वर्क एज एगोनिस्ट वाइल समटाइम एज एंटागोनिस्ट, किस पे, अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ इंजेक्शन, इस पर भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन भी इसका क्या है, इनकरेक्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट, ये हमको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलिंग इफेक्ट इज शोन बाई, ठीक है। अब सीलिंग इफेक्ट क्या होता है ये हमको समझना है, ठीक है। सीलिंग इफेक्ट देखा जाए तो एक तरीके से अच्छी बात है कि ये दिखा रहे हैं ओपियोइड्स। ओपियोइड्स की वजह से क्या होता है, चलो मान लेते हैं कि एनाल्जेसिया ये काम कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है कि पेन रिलीफ दिला रहा है पेशेंट को, ठीक है। तो अब इसकी भी क्या होती है कि लिमिट होती है, आप ज़्यादा देते जाओ, ठीक है। एक टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा, उसको सीलिंग इफेक्ट आ जाएगा। सीलिंग इफेक्ट मतलब कि वो उसकी मैक्सिमम लिमिट थी, उसके बाद आप उसको डबल डोज कर दो, ट्रिपल डोज कर दो, 4 टाइम्स दे दो, कुछ नहीं होगा, सेम उतना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। ये इसका होता है सीलिंग इफेक्ट। सीलिंग का मतलब होता है कि बस अब बहुत हो गया, ठीक है, यहीं तक काम करना था। तो अब एक तरीके से देखा जाए चलो उसको नुकसान हुआ हमको कि एनाल्जेसिस के लिए सीलिंग इफेक्ट आ गया, मतलब कि अब इससे ज़्यादा दोगे तो कुछ नहीं, अगर इससे ज़्यादा पेन हो रहा है पेशेंट को तो वो कम नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम वहीं तक कम कर सकता है। तो ये तो चलो हमारा थोड़ा सा नुकसान है इसके अंदर, पर फ़ायदा किसके अंदर आया सीलिंग इफेक्ट की वजह से, कि ओपियोइड्स की वजह से क्या होता है, हम सबको पता है कि चलो एनाल्जेसिया तो प्रोवाइड कराते ही है, पर साथ में क्या कराता है, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कॉज करता है, ठीक है। अब एक कंडीशन आ गई कि आपको ओपियोइड्स देने ही पड़ रहे हैं, ठीक है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया।
फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा कि बाई चांस मान लेते हैं कि इसकी ज़रूरत पड़ रही है पेशेंट को, तो एक कंडीशन आती है जहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का भी क्या होती है, एक लिमिट होती है कि इतनी लिमिट तक ही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काम करेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आप ड्रग दोगे तो इससे ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पे भी क्या आएगा, सीलिंग इफेक्ट आता है, जैसे एनाल्जेसिक इफेक्ट पे आ रहा था। तो सीलिंग इफेक्ट एक तरीके से अच्छा है, एक तरीके से बुरा भी है, ठीक है। तो इसका हम याद क्या रखना है, सीलिंग मतलब छत, ठीक है। याद कैसे रख सकते हैं, सीलिंग का मतलब होता है छत। छत डिसाइड करती है कि हमको कितना ऊपर तक जाना है। जब आप छत तक पहुंच चुके हैं, आपका सर या हाथ पहुंच चुका है छत तक, तो उसका मतलब है कि बस अब आप इससे ऊपर नहीं उठ सकते, ठीक है, क्योंकि आपके सर के ऊपर छत आ चुकी है, ठीक है। आप इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो सीलिंग इफेक्ट वही होता है कि हाँ ये लिमिट है इस ड्यूरेशन, इस इफेक्ट के लिए, कि आप इस इफेक्ट को इससे ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ा सकते। एनाल्जेसिक की सीलिंग इफेक्ट आ गई, मतलब आप इससे ज़्यादा एनाल्जेसिया पेशेंट को नहीं प्रोवाइड करवा सकते। तो ये होता है हमारा सीलिंग इफेक्ट, ठीक है। ईजी तरीका है याद रखने का, आप ऐसे याद रखिए। तो सीलिंग इफेक्ट इज शोन बाई किस किस के थ्रू, मतलब आपको सीलिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो आंसर आ जाएगा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ठीक है। मेनली किसके लिए होता है, इनके लिए होता है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के लिए होता है, ठीक है। अब कैसे होता है वो भी आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। मेनली देखते हैं पहले कि एक लिमिट थी, यहाँ तक कि म्यू कपा डेल्टा तीनों पे काम कर रहा था, ठीक है। आपने क्या किया, आप इसका लिमिट क्रॉस किया, तो कप्पा पे जो काम कर रहे थे इसकी वजह से जो आ रहा था एनाल्जेसिया आ रहा था, सिडेशन आ रहा था स्पाइनल लेवल पे, तो अब ये आगे जाके इस पे तो काम करना ही बंद कर दिया इसने। तो इसका क्या हो गया, सीलिंग इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ये काम नहीं करेगा इस पर, आगे जाके म्यू पे काम करता है। तो ये सीलिंग इफेक्ट किसके अंदर शो होएगा, वो शो होएगा एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ओपियोइड्स के अंदर। मिक्स्ड वाले लोगों के अंदर सीलिंग इफेक्ट शो किया जाता है। छत मेनली किसके लिए बनाई गई है, रोकने के लिए, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के लिए, कि हाँ ये तुम्हारी लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाना, नहीं जाना, क्या जा ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द प्रोटोटाइप ओपियोइड एनाल्जेसिक, ठीक है। प्रोटोटाइप होता है उस कोई भी ग्रुप है अगर, तो उसका जो मेन बंदा होता है उस बंदे के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं बाकी लोगों का, ठीक है, यानी कि जो मेन लीडर है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप उसको बोलते हैं। प्रोटोटाइप कौन है ओपियोइड्स में, वो होता है हमारा मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन। अब ये इसके साथ क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ द स्टैंडर्ड ड्रग टू विच ऑल अदर ओपियोइड्स आर कंपेयर, ठीक है। इसके साथ बाकी के ओपियोइड्स कंपेयर किए जाएंगे, आगे जाके आप देखेंगे स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस के अंदर कि इसकी पोटेंसी मॉर्फिन से इतने गुना है, ठीक है, ये मॉर्फिन से इतने गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सारे कंपेयर किसको करते हैं, मॉर्फिन को करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ड्रग क्या है ओपियोइड्स के लिए, मॉर्फिन है। तो प्रोटोटाइप क्या है, मॉर्फिन है। उसके बाद में नेक्स्ट है सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑफ ओपियोइड्स। सिस्टमिक इफेक्ट्स आप सबको हर ड्रग के पता होने चाहिए, लगभग सबके सेम ही हैं। आप इसमें भी देखिए एनेस्थीसिया की तरह सेम आएंगे इसके भी इफेक्ट्स। सीवीएस पे क्या कर रहा है, हाइपोटेंशन करवाता है, ठीक है, बाकी सब भी करवाते हैं, ब्रेडिकार्डिया करवाता है, ये सब भी करवाते हैं। कुछ इफेक्ट्स को आपको अलग से देखने को मिलेंगे, जैसे कि शिफ्टिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। ये क्या करता है, जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा टिश्यूज़ के पास। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है। उस रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो ब्लड हमारा, जैसे कि आपको डायग्राम बना के सिखाता हूँ, ये हमारा हार्ट था, अब ये क्या कर रहा था, जाके ये लंग्स को सप्लाई कर रहा था, ठीक है। लंग्स से ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट पोर्शन पे आ रहा था और यहाँ से पूरी बॉडी को जा रहा था। अब क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी के पास में क्या हो रहा है, बॉडी के पास आ चुकी है इसकी कमी ब्लड की, इसकी वजह से ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा। तो अब यहाँ पे जो ब्लड फंसा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी ब्लड है ना, ठीक है, यानी कि एज आप मान लीजिए बैकअप की तरह, मान लीजिए बैकअप पड़ा था हमारे पास में कि हाँ ये फ्लो काफ़ी बड़ा पड़ा है अभी। तो अब ये क्या करता है, जो ये पल्मोनरी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होंगी, ये पतली हो जाएंगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो ज़्यादा ब्लड पुश आगे की तरफ होएगा, ज़्यादा ब्लड पुश आगे होगा तो क्या होगा, आगे लेफ्ट वाले पोर्शन से ज़्यादा का ज़्यादा पोर्शन बॉडी के टिश्यूज़ के पास पहुंच पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड कम हो गया क्योंकि यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया और हमारी बॉडी के पास ब्लड पहुँच गया। तो इस तरीके से, और जब तक नॉर्मल कंडीशन नहीं आती तब तक ऐसे ही रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि क्या कराता है, तो शिफ्ट पल्मोनरी से सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या कराता है, ट्रांसफ़र करा देता है ब्लड का, शिफ्ट करा देता है। इसकी वजह से एक फ़ायदा और हो गया हमारे को कि अगर आप, चलो ये रेस्पॉन्स देखा जाता है बॉडी में, पहली बात तो हमारे लिए, अगर आप ओपियोइड्स दे रहे हैं तो ये नेचुरली क्रिएट कर देता है इसको। ओपियोइड्स देंगे तो क्या होगा, पल्मोनरी वाला ब्लड सिस्टमिक में पहुंचेगा। ये कब काम आ सकता है, हमने देखा था पल्मोनरी इडेमा, ठीक है, पल्मोनरी इडेमा।
इडेमा को ट्रीट करने के लिए सबसे मेनली क्या है कि जो उसके अंदर फ्लूइड फंसा हुआ है उसको बाहर निकाल दो, इडेमा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो पल्मोनरी इडेमा में क्या हो रहा था, जो पल्मोनरी एयर पोर्शन था वहाँ पे इडेमा क्रिएट हो रखा था, एक्स्ट्रा फ्लूइड भरा हुआ था, उसको आप आगे की तरफ पुश कर दो, सिस्टमिक पोर्शन में ब्लड भेज दो, तो अपने आप पल्मोनरी इडेमा ट्रीट हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो मॉर्फिन का आप ऐसे याद रख सकते हैं, मॉर्फिन ऐसे ट्रीट करता है उसको। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सभी लोग रेस्पिरेटरी डिप्रेस करवा रहे थे, कोई कम करवा रहा था, कोई ज़्यादा करवा रहा था। ओपियोइड्स का भी ये काम है, वो रेस्पिरेटरी को डिप्रेशन ही करवाता है। सीलियर एक्टिविटी को इनिबिट कर देगा, वेंटिलेटरी जो रिस्पॉन्स है हमारे हाइपोक्सिया के लिए उसको बंद कर देगा, एयर रिफ्लेक्स हमारे बंद कर देगा। चलो एयर रिफ्लेक्स बंद किया तो उनको क्या फ़ायदा हुआ कि जो हम लेरिंगोस्कोपी करते हैं तो उसके उस टाइम क्या होता है, एयर रिफ्लेक्स जनरेट होते हैं। तो अगर आप ओपियोइड्स देंगे तो एयर रिफ्लेक्स बनना ही बंद हो जाएंगे, इनिबिट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे काम की चीज़ है। ब्रोंकोडायलेशन नहीं करवाते हैं साथ में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है सेरिब्रल पे काम करता है। सेरिब्रल पे सब लोग उसको बिठा देंगे, ऐसे मान लो बिठा देंगे। अब मान लेते हैं कोई, अब हम भाग रहे थे, ठीक है, नॉर्मली से हमारा दिमाग भागता रहता है। फिर एक टाइम क्या आता है, हमने सोचा हम आराम करते हैं, बैठ गए हम लोग। ठीक है, बैठ जाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई। ठीक है, बैठ के कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो डिमांड कम हो गई। या फिर आप सो ही गए तो और भी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी अभी ज़्यादा फंक्शन नहीं कर रही है, तो ज़्यादा सोच रही भी नहीं है, ज़्यादा हमारी बॉडी वर्क भी नहीं कर रही है। तो क्या होता है, इस कंडीशन में हमारी ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है, सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाती है। तो वही सिस्टम है इसमें भी। मेनली क्या काम करते हैं एनेस्थीसिया के ड्रग्स, आपको सुलाने का काम करते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस की स्टेट प्रोवाइड करानी है उनको। ठीक है, आपको शांत कराना है। शांत होती है, आपका दिमाग शांत हो गया, दिमाग शांत हो गया तो सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट कम हो गई, मेटाबॉलिक रेट कम हो गई तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो गई। आप काम ही कम करोगे तो आपको क्या करेगा, खाने की जरूरत भी कम पड़ेगी। ठीक है, तो उस तरीके से CMR कम हुआ, CMO2 कम हुआ और ICP प्रेशर भी कम हो गया इसके साथ में। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, सेडेशन प्रोवाइड करा दिया आपको, एनाल्जेसिया पेन रिलीफ आपको दे दिया। CTZ यानी कि ये रिसेप्टर्स, स्टिमुलेशन ऑफ CTZ रिसेप्टर्स, ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं कॉजिंग, इनकी वजह से क्या होता है, CTZ का मतलब होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक है, तो उनको ट्रिगर कर देते हैं, कीमो रिसेप्टर जोन होते हैं, उनको ट्रिगर कर देते हैं, उसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग हो जाती है। ठीक है, ओपियोइड्स की वजह से। ओपियोइड्स में याद रखना है आपको कि पेशेंट नोजिया वोमिटिंग की कंप्लेन करता है। नेक्स्ट है इनहिबिट टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर्स। ये आपको एक चीज़ याद रखनी है, एनेस्थीसिया तब देते हैं पेशेंट को तो जो उसका जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। जो नॉर्मली हमारा जो रेंज है 37 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो जब हमारी बॉडी में क्या होता है, अगर इससे आसपास अगर मान लेते हैं टेम्परेचर कम होता है या फिर ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। अगर कम हो रहा है तो आप शिवरिंग करने लग जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कर रहा है तो वो बॉडी से हमारा इवापोरेशन शुरू हो जाता है, इवापोरेशन शुरू होता है तो स्वेटिंग होती है, तो क्या होता है, बॉडी को कूलनेस प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, रेगुलेटरी सेंटर होते हैं हमारे ब्रेन के, वो डिसाइड करते हैं कि अगर ठंड लग रही है तो क्या करना है, गर्मी लग रही है तो क्या करना है। ठीक है, तो अभी ये जो सेंटर है हमारी बॉडी के, वो क्या कर देते हैं, ओपियोइड्स इनको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब इनको वो काम नहीं करने देगा। तो अब OT में क्या होता है, टेम्परेचर कम रखा जाता है, 21 डिग्री, 22 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री, तो ऑब्वियसली वो रूम टेम्परेचर से कम है। ठीक है, आपने पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया, एनेस्थीसिया दे दिया तो क्या होगा, उसको जो रेगुलेटेड टेम्परेचर वाला सेंटर था वो क्या काम तो कर ही नहीं रहा है, तो अब थोड़ी ना बॉडी शिवरिंग करने लग जाएगी, इसको ठंड लग रही है तो कि हीट जनरेट कर लेते हैं। चलो एनेस्थीसिया दिए हैं तो उस टाइम पर शिवरिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस टाइम पे पेशेंट के टेम्परेचर का ख्याल आपको रखना होता है। बॉडी वार्म जो वार्मर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो सारे यूज़ करना ज़रूरी है, ताकि अब इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है कि आप टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे पेशेंट की बॉडी का, तो जो ड्रग्स आप दे रहे हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म भी ठीक से हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि लीवर में मेटाबॉलाइज होते हैं, तो उसके लिए टेम्परेचर एक मेन फैक्टर की रोल प्ले करता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, टेम्परेचर ठीक होता है तो हमारे लीवर में मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो जाता है, ड्रग इफेक्ट अच्छे से काम करेगा, ड्रग एलिमिनेट अच्छे से हो जाएगा। और वही अगर बॉडी पेशेंट की बॉडी ठंडी पड़ गई, सारा सिस्टम ठंडा पड़ गया, तो ड्रग्स भी एलिमिनेट आउट होने में टाइम लगाते हैं, तो पेशेंट को रिवर्स लाने में भी टाइम लग जाता है थोड़ा। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जब पेशेंट की बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है तो जब आप उसको रिवर्सल देंगे तो वो रिवर्स नहीं हो पाता है अच्छे से, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा उस ड्रग का। तो टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलेटरी सेंटर्स तो भी काम कर ही नहीं रहे हैं ओपियोइड्स की वजह से। ठीक है, काफ़ी आगे पहुंच गए हम, सॉरी क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ठीक है, और उसके साथ में क्या करता है, ये कन्वर्जेंस करवाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा ड्रग है जो मान लेते हैं हमारे ब्रेन पे काम कर रहा है। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो, कोई ड्रग मान लो, कोई इंसान मान लो। ठीक है, जो आपके ऊपर हावी हो चुका है। ठीक है, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया, चाहे कुछ भी हो गया जिससे आपको बहुत लगाव हो चुका है। एक लिमिट होती है, ठीक है, उस लिमिट से जब वो आगे बढ़ जाता है, आपकी एकदम क्लोजनेस बढ़ जाती है, तो क्या होता है, वो आपके ऊपर हावी हो चुका होता है। हावी हो जाएगा तो ड्रग्स भी वैसा ही है। ठीक है, जब वो हावी हो जाएगा तो आपको पागल कर देगा। ठीक है, कन्वल्जन्स, आपको दौरे पड़ सकते हैं। ठीक है, सीजर आ सकते हैं। तो वही बात है, ड्रग भी उसी की तरह आप इसको समझें। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम।
मस्कुलर सिस्टम पे क्या करता है, ये क्या करता है, हमारी जो मसल्स हैं उनको रिजिड कर देता है ओपियोइड, सख्त बना देता है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में समझाया था कि कोई कपड़ा या फिर जैकेट वगैरह बांध दे, एकदम टाइटली उसको टाइट कर देते हैं चेस्ट वाले पार्ट से, तो पेशेंट को सांस नहीं आ पाती। वही सेम है, ये मसल्स को क्या कर देता है, रिजिड कर देता है, तो उसके मसल्स के मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम पे क्या इफेक्ट डालेगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम पे क्या करता है, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनका क्या कर देता है, रिलीज बंद करवा देता है। पहली बात हमने देखी थी कि जो ओपियोइड्स होते हैं वो क्या करता है, हमारा सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशंस आती हैं हमारी बॉडी में किसी प्रोसीजर की वजह से, अगर सर्जन ने कट लगाया, आपको इंसिजन लगाया, कोई प्रोसीजर आप पे किया, तो हम क्या चाहते हैं कि उसकी वजह से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चालू ना हो। ठीक है, तो उसको चालू ना करने के लिए क्या देते हैं हम, ओपियोइड। ओपियोइड क्या करेगा, सिंपैथेटिक को बंद कर देगा, तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे हमारी बॉडी से, तो वो कम हो जाते हैं। तो ये सीधा सा हमको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर पेशेंट के पेट में कुछ पड़ा है तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा, मोटिलिटी कमज़ोर हो चुकी है पेशेंट की, जो स्टमक थी, जो जीआईटी थी, उसकी मोटिलिटी कम हो गई है। ठीक है, और साथ में क्या कर देगा, जो बाइलियरी डक्ट है हमारी उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है। तो ठीक है, अब वहाँ से कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। किसी पेशेंट को अगर बाइलियरी में ट्रैक्ट में मतलब या बाइलियरी कुछ हो रखा है, ठीक है, कोलोलिथियोसिस वगैरह हो रखा है, तो उस कंडीशन में ओपियोइड्स को नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो और भी ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देते हैं। पहले से उसकी गड़बड़ हो रखी है, और कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा तो दिक्कत हो जाती है फिर पेशेंट के। नेक्स्ट है मियोसिस करवा देता है, यूरिनरी रिटेंशन करवा देता है, डिपेंडेंस ले आता है। ठीक है, आदत लगती है, तलब उड़ती है इसकी ओपियोइड्स की। यूरिनरी रिटेंशन तो बेमतलब ही कराने के लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको फिरोसिमाइड वगैरह देने पड़ते हैं। ठीक है, जो फ्लूइड को एक्स्ट्रा फ्लूइड अंदर भर गया उसको बाहर निकालने के लिए, वरना क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, हार्ट पे लोड बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आगे हम देख लेंगे, चलो ये बाद में देखेंगे। अभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बस हम सिर्फ MCQ सॉल्व कर लेते हैं, समझने के टॉपिक्स हम बाद में करेंगे एग्ज़ाम के बाद आराम से। नेक्स्ट है ऑल द ओपियोइड्स कोज ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, सभी ओपियोइड्स की वजह से क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी एनेस्थेटिक एजेंट्स, ठीक है, सब कुछ डिप्रेस करने का काम करते हैं, बस उनमें एक एक्सेप्शन निकलता है जो उनसे उल्टा काम करता है। वही एक्सेप्शन यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, सभी लोग ब्रेडिकार्डिया करवा रहे हैं, एक अकेला है। ठीक है, अकेले कोई ओपियोइड है, मतलब एक दो, जो भी इसमें दो पूछे हैं कि अकेले हैं जो एक्सेप्शन बन रहे हैं, तो वो कौन से हैं, वो होते हैं हमारे एक तो पेंटालोसिन होता है, ठीक है, और एक आता हमारा पैथिडीन। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, हमारे एक्सेप्शन है। ठीक है, पैथिडीन और पेंटालोसिन, ये क्या करते हैं, ब्रेडिकार्डिया नहीं, ये बदले में उल्टा करवाते हैं। ठीक है, टैकीकार्डिया करवाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है, वो होता है मॉर्फिन। ठीक है, पल्मोनरी एडेमा भी आप मॉर्फिन दे रहे थे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में भी आप क्या देंगे, मॉर्फिन देंगे। इसको ट्रीट करने में कैसे हेल्प करेगा, जो पल्मोनरी ब्लड था उसको शिफ्ट कर दिया सिस्टमिक साइड में, लोड कम कर देगा हार्ट का, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर को क्या कर देता है, ये ट्रीट करने का काम करता है। ये आंसर आ गया हमारा मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मॉर्फिन पॉइजनिंग। मॉर्फिन पॉइजनिंग में जो सबसे मोस्ट कॉमन डेथ, मतलब जो डेथ होती है, वो कौन से इफेक्ट की वजह से होती है, वो होती है हमारी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, क्योंकि मॉर्फिन बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है। ठीक है, टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई, पॉइजनिंग हो गई, तो मेनली सबसे ज़्यादा कौन सा इफेक्ट होता है, वो होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो ठीक है, मॉर्फिन के लिए मेनली पूछा है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है, इसलिए रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। मोस्ट कॉमन ना बोलता तो ये हाइपोटेंशन की वजह से भी मार सकता है, ब्रेडिकार्डिया करके मार सकता है। ठीक है, हाइपोटेंशन में आगे ब्लड ही नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, टिश्यूज़ के बाद हाइपोक्सिया हो जाएगी, डेथ हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया में आगे जाके क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है पेशेंट को। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में क्या होगा, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा वही फेल हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों तरीके से मार सकता है, पर मोस्ट कॉमन पूछा है तो मोस्ट कॉमनली करता है ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एयरवे एंड ट्रेकियल रिफ्लेक्सेस आर ब्लंट बाई। ठीक है, ब्लंट करने का काम ये ओपियोइड्स करते हैं, हमने देखा है, पर मेनली सबसे ज़्यादा ब्लंट करने का काम किसका है, वो है सुपेंटानिल। इसके अंदर आंसर फेंटानिल नहीं देना है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली फेंटानिल आपने देते हुए देखा होगा पेशेंट को, पर मोस्ट कॉमनली यूज़ तो फेंटानिल ही करते हैं, पर मोस्ट कॉमनली जिसके पास पावर सबसे ज़्यादा है, पोटेंट सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा, सुपेंटानिल है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, सुपेंटानिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलेड और रिकरिंग रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज्ड बाय ओपियोइड्स इज ऑलवेज टर्म्ड एज। ठीक है, जो डिलेड हो रही है यानी कि लेट हो रही है, या फिर रिकरिंग हो रही है यानी कि
फिर मतलब कि क्या हो रहा है कि आपने ड्रग दिया पेशेंट को, उस टाइम वो ड्रग पेशेंट ठीक था एकदम, उसके बाद में डिलेड मतलब थोड़े कुछ टाइम बाद ज़्यादा क्या हो रहा है, यानी कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद जाके क्या हो रहा है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, या फिर रिकरिंग का मतलब है कि पेशेंट को पहले रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ था, आपने उसको ड्रग्स वगैरह दी, ठीक है, उसको IPPV प्रोवाइड कराया, उसको आपने ठीक कर दिया उस कंडीशन को, पर एक टाइम क्या आ रहा है कि 2-3 दिन बाद उसको फिर से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, ठीक है, या फिर डिलेड या फिर रिकरिंग आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, कोज्ड बाई ओपियोइड्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज, ठीक है। तो ओपियोइड्स की वजह से क्या होता है, पहली बात तुमको याद रखनी है कि रिकरिंग या फिर डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो डिलेड हो रहा है उसको रिकरिंग हो रहा है, उसको दूसरे को क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं बाईफेजिक रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है, आपको याद रखना है। रिबाउंड नहीं बोलेंगे, सेकेंडरी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाईफेजिक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज मोस्ट कॉमनली सीन विद, मोस्ट कॉमनली आपको किसकी वजह से देखने को मिलेगा, ठीक है, डिलेड ओपियोइड्स की वजह से देखने को मिलता है, देख चुके हैं पहले, थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। उसके बाद में है ओपियोइड्स गेट्स डिपॉजिटेड इन, ठीक है, ओपियोइड्स अपना काम करते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं, निकल जाते हैं, पर एक चीज़ और होती है, ओपियोइड्स क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट भी हो जाते हैं, ठीक है। डिपॉजिट वो कहाँ जाके होते हैं, लीवर में हो नहीं सकते, वहाँ तो मेटाबॉलिज्म है, वो खा जाएगा उनको, किडनी उनको एलिमिनेट कर देगी, लंग्स क्या करेगा, लंग्स उनका लेना देना है नहीं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ही करवाएगा, तो ठीक है। डिपोजिशन का काम ये कहाँ जाके चुपचाप जमा हो जाते हैं, फैटी टिश्यूज़ के अंदर जाके जमा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फैट कहाँ जाके जमा होता है, वो चुपचाप जाके हमारी बॉडी में जो अलग अलग कोनों में जाके बस जाता है, ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होते हैं ओपियोइड्स भी, क्या है, इनके साथ छिप जाते हैं अंदर जाके, और अगर ये इनके अंदर जाके छिप गए, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कुछ टाइम तक ये शांत रहेंगे। जब हमारी बॉडी कुछ एक्स्ट्रा काम कर ली, मान लेते हैं कोई हमने एक्सरसाइज वगैरह कर ली, हैवी एक्सरसाइज वगैरह कर ली, तो उस टाइम क्या होता है, जो फैटी टिश्यूज़ के अंदर ओपियोइड्स था वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, फिर वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब काफ़ी दिन तक तो आप शांत थे, कुछ नहीं, उनका इफेक्ट नहीं आ रहा था आपके अंदर, ठीक है, पर आपने जब एक्सरसाइज की, जो आपकी बॉडी में जमे हुए थे वो बाहर निकलेंगे तो क्या खुद का इफेक्ट शो करेंगे। कई बार अगर वो ज़्यादा इफेक्ट शो कर दिया तो आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है, इसलिए बोलते हैं पीछे कि बायोफेजिक पैटर्न ये फॉलो करता है ओपियोइड, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है, फैटी टिश्यूज़ के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट है, अनकॉन्शियस स्टेट प्रोड्यूस्ड बाय मॉर्फिन इज रिवर्स्ड बैक टू वेकफुलनेस इन 15 to 20 minutes, ठीक है, इज बिकॉज ऑफ जो अनकॉन्शियसनेस जो मॉर्फिन की वजह से आ रही है, पेशेंट जो बेहोश हो रहा है, वो 15 से 20 मिनट के अंदर वापस होश के अंदर आ जाता है, ठीक है, होश में आ जाता है। तो वो किस वजह से आ रहा है, कंप्लीटली मेटाबॉलिज्म हो गया फास्टली, नहीं, गलत है, कंप्लीट मेटाबॉलिज्म रैपिडली होता ही नहीं है इनका, ठीक है, टाइम लगता है मेटाबॉलिज्म होने में। कंप्लीटली एलिमिनेटेड रैपिडली, ये भी गलत है, हाथों हाथ एलिमिनेट आउट नहीं होता मॉर्फिन को लगते हैं 2 से 3 घंटे, ठीक है, बाहर निकलने में। तो पहला दूसरा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। थर्ड ऑप्शन है रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है कि कुछ टाइम तक क्या करा था, अपने अपने रिसेप्टर्स पे काम कर रहा था, इसने इफेक्ट पे डाले, ठीक है, सेडेशन प्रोवाइड कराई, अनकॉन्शियसनेस की स्टेट प्रोड्यूस की इसने, 15-20 मिनट बाद ये वहाँ से उठ के चला गया कहीं दूसरी जगह पे, ठीक है, डिपॉजिट होने चला गया, या फिर लीवर में चला गया मेटाबोलाइज होने के लिए, ठीक है, या फिर एलिमिनेशन होने के लिए आगे जा चुका है, ठीक है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मेन कॉज, ठीक है, जिसकी वजह से ये जल्दी से वापस होश में आ रहे हैं। इंडक्शन एजेंट्स में भी ये था एक क्वेश्चन कि ये रैपिडली क्या करते हैं, पेशेंट को वापस होश में ले आते हैं, ठीक है। इंड्यूस करते क्या होगा, अगर आपने उसको कुछ मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया मेंटेन नहीं किया अगर आपने, तो इंडक्शन के बाद में पेशेंट वापस होश में आ जाता है, ठीक है। अगर आपने आईसो वगैरह नहीं चलाया, एसोफ्लोरिन वगैरह या सीओफ्लोरिन मेंटेनेंस एनेस्थीसिया को नहीं दी, तो 15 मिनट बाद पेशेंट फिर से होश में आ जाएगा प्रोपोकॉल देने के बाद में। क्यों, क्योंकि वो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। सो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है एलिमिनेशन हाफ लाइफ फॉर ओपियोइड्स, ठीक है, एलिमिनेशन हाफ लाइफ कितनी होती है, तो 3 ड्रग की दे रखी है बुक के अंदर, तीनों की मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। फेंटानिल की दे रखी है, फेंटानिल की मैंने, ठीक है, कहीं और से पढ़ के यहाँ पे डाली है, तो मोस्टली 7 आवर्स तक मानते हैं फेंटा का, 3 to 7 आवर्स, मॉर्फिन का 2 to 4 आवर्स, पेंटारोसिन का 3 to 5 आवर्स। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। मॉर्फिन 2 to 4 आवर्स में निकलता है, ठीक है। मॉर्फिन की एक डोज होती है 0.1 mg पर kg होती है, वो आपको याद रखनी है। पेंटारोसिन 3 to 5 आवर्स लग जाते हैं बाहर निकलने में, पेंटानिल को 3 से 7 घंटे लगते हैं बाहर निकलने में। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड कैन बी गिवन थ्रू ऑल दीज रूट्स, IV IM दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे पा रहे हो, ओरली दे पा रहे हो, रेक्टल दे पा रहे हो, ट्रांसक्यूटेनियस दे पा रहे हो, इंट्राथिकल दे पा रहे हो, एपिड्यूरल रूट्स के थ्रू भी आप दे पा रहे हो। तो वो कौन कौन से होते हैं, मॉर्फिन होता है क्या, फेंटानिल होता है क्या, ट्रामाडोल होता है क्या, तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा मॉर्फिन, ठीक है। जो हमारा ये होता है कि ट्रामाडोल, ठीक है, ट्रामाडोल को आप क्या कर सकते हैं, इंट्राथिकली नहीं दे सकते, तो ट्रामाडोल तो यहाँ पे कट गया, ठीक है। फेंटानिल को आप रेक्टल रूट के थ्रू नहीं दे सकते,
तो ये यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, एक एक को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे हमें नहीं चलना है कि हाँ चलो सब लग रहा है तो दे दो सबको, ऑल ऑफ दीज आंसर दे दो, ऐसा नहीं करना है। एक एक को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फेंटेनिल का स्पेशल ये कि रेक्टल रूट के थ्रू मोहलिन नहीं दे सकते इसको। ट्रामाडोल को इंट्राथिकल नहीं दे सकते। इंट्राथिकल का मतलब क्या होता है? इंट्राथिकल का मतलब आपको पता है कि नहीं? थोड़ा सोच के बताइए। ठीक है, इंट्राथिकल का मतलब होता है कि जो आप सेंट्रल नेक्सल ब्लॉक दे रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, थिकल्स के बीच में दे रहे हैं, यानी कि सब एरेक्नोइड यानी कि एरेक्नोइड और जो पैरामीटर के बीच में जो लेयर थी सब एरेक्नोइड, आप उसके अंदर ब्लॉक दे रहे हैं, या फिर एपिडुरल पोर्शन में आप ब्लॉक दे रहे हैं। ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं? इंट्राथिकल रूट होते हैं हमारी बॉडी के। तो ट्रामाडोल को जनरली यूज़ नहीं करते हैं इंट्राथिकली। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर नहीं आएगा। इसका मेन करेक्ट आंसर आएगा मॉर्फिन। इसको आप हर तरीके से कैसे भी करके दे दो, ये अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पैथिडीन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ ओपियोइड एगोनिस्ट ड्रग। ठीक है, सेकंड है इट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया की प्रॉपर्टी 3-4 ड्रग्स होते हैं, उनके पास अलग से पाई जाती है। ठीक है, वो लोकल एनेस्थेटिक कहलाते नहीं है, पर उनके पास प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन से हैं वो? पैथिडीन है, बुप्रेनोर्फिन है, ट्रामाडोल है। ये 3 ड्रग आप याद रखिए, तीनों के पास क्या है? लोकल एनेस्थीसिया की प्रॉपर्टी है। तो पैथिडीन के पास ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इट इज़ ओपियोइड एगोनिस्ट ड्रग, ये भी हमने देखा था, ये भी ठीक है। ठीक है, एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट वो कौन से थे? जो मिक्सअप वाले कौन से थे? वो थे बुप्रेनोर्फिन था, बुटारफिनोल था, पेंटाडोसिन था। एंटागोनिस्ट में क्या था? नेल्ट्रेक्सोन था, नॉर्मेफेन था, और एक और कौन सा था? नेल्ट्रेक्सोन था। नेल्ट्रेक्सोन, नॉर्मेफेन। उसके बाद में 2 हमारे पेरिफेरल एक्टिंग भी थे। ठीक है, तो वो भी हमको याद रखने हैं। और एगोनिस्ट कौन कौन से थे वो भी हमको सारे याद रखने हैं। ठीक है, तो पैथिडीन तो क्या हमारा एगोनिस्ट था। इट इज़ यूज टू ट्रीट शिवरिंग। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है शिवरिंग के लिए। पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग के लिए क्या है? ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है पैथिडीन हमारा, ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो 3 तो ठीक निकल ही चुके हैं, चौथा और देख लेते हैं। इट इज़ एनालॉग टू एट्रोपिन, सो इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन आल्सो अपीयर्स ड्यू टू दिस ड्रग। इसको आप क्या मान सकते हैं? पैथिडीन को ऐसे समझते हैं कि कोई इंसान है, ठीक है, जैसे कि आप होंगे, आपकी सेम शक्ल की कहीं ना कहीं और बंदा पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं कि सेम दिखते हैं, पर होते अलग अलग जगह पे हैं, होते अलग अलग इंसान हैं, होते अलग अलग, मतलब सब कुछ कैपेबिलिटीज़ के अंदर अलग अलग हैं, पर वो क्या होते हैं? वो सेम दिखते हैं। ठीक है, तो उसी की तरह ये क्या है? ये एट्रोपिन की तरह एनालॉग है। दोनों की क्लासेस अलग अलग हैं, अलग अलग जाति के हैं दोनों, पर क्या है? इनके इफेक्ट जो वगैरह हैं वो सेम निकलते हैं आगे जाके। ठीक है, तो एट्रोपिन क्या क्या करवाता है? मेनली ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करता है, यानी कि टैकीकार्डिया करवाता है, तो ये भी टैकीकार्डिया करवाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक्सेप्शन भी हो गया ओपियोइड्स का। ओपियोइड्स सारे क्या करवाते हैं? ब्रेडिकार्डिया कराते हैं, ये क्या करवाएगा? टैकीकार्डिया। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, स्किन फ्लश करवाएगा साथ में, और क्या करवाता है? एट्रोपिन क्या करता है? हमारे जो सिक्रेशंस होते हैं उनका कम करता है, तो वो ये भी कम करेगा। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस पैथिडीन। ठीक है, तो पैथिडीन को हमने अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट साइड इफेक्ट ऑफ पैथिडीन। इनमें से कौन सा साइड इफेक्ट पैथिडीन का नहीं है? ये क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया गया है। ठीक है, इसको आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको पता हो कि एट्रोपिन की तरह काम करता है। ठीक है, एट्रोपिन क्या करता है? टैकीकार्डिया करवाता है, ये भी करवाएगा। ड्राई माउथ करवाता है, ये भी करवाएगा। ब्लड विजन, स्किन फ्लश करवाता है एट्रोपिन, तो ये भी करवाएगा। ब्लड विजन नहीं करवाता। ठीक है, थोड़ा धुंधला थोड़ा ना दिखाएगा एट्रोपिन, वो नहीं दिखाता, तो ये भी नहीं दिखाएगा। तो थर्ड ऑप्शन का क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा इसका। सॉरी, नोट द साइड इफेक्ट में ब्लड विजन नहीं आएगा, स्किन फ्लश आएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। आप एक बार इसको क्या करना, एट्रोपिन के फीचर्स में देखना, मैच करना। जो एट्रोपिन का फीचर नहीं है वो पैथिडीन का फीचर भी नहीं होगा। जी मैं आपको बाद में देख के बता दूंगा, एक बार कंफर्म करके। मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट मैच ड्रग्स वर्सेस मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो करेक्ट मैच निकालना है हमको मेटाबोलाइट्स के हिसाब से। कीटामिन मेटाबोलाइज होकर नॉर कीटामिन बनाता है, पैथिडीन मेटाबोलाइज होकर नॉर पैथिडीन बनाता है, मॉर्फिन मेटाबोलाइज होकर मॉर्फिन 3 ग्लूकुरोनाइड और 6 ग्लूकुरोनाइड बनाता है। तो सारे इनके मेटाबोलाइट्स ठीक है, एक जगह मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे, आप यहाँ से याद कर लीजिएगा इनको। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैथिडीन। पैथिडीन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। पैथिडीन कैन कोज हाइपोटेंशन वाइल नॉर पैथिडीन कैन कोज हाइपरटेंशन। ठीक है, पैथिडीन का बेटा नॉर पैथिडीन। ठीक है, पैथिडीन बापू कुछ और काम कर रहा था, बेटा कुछ और काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नॉर पैथिडीन कैन कोज सीनस एक्साइटेशन। ठीक है,
ये तो क्या कर रहा था, सीएनएस को डिप्रेस कर रहा था, ये क्या करता है, सीएनएस को एक्साइट कर देता है, उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं, बाप अलग काम कर रहा है, बेटा अलग काम कर रहा है। नोरपैथिडीन इज फॉर्म्ड ड्यू टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ पैथिडीन, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पैथिडीन का जब एबनॉर्मल मेटाबॉलाइज होता है, यानी कि गलती से कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या बन रहा है, नोरपैथिडीन बन रहा है। गलती से कुछ हुआ है तो क्या करेगा, उल्टा ही काम करता है आगे जाके, ठीक है। तो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हुआ तो एबनॉर्मल प्रोडक्ट निकलेगा, एबनॉर्मल प्रोडक्ट निकलेगा तो एबनॉर्मली काम करेगा फिर वो। तो एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं आपको। पैथिडीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन MAO थेरेपी पेशेंट्स, ठीक है। मोनो अमीनो ऑक्सीडेज पेशेंट्स होते हैं, थेरेपी होती है, तो वो जिन थेरेपी पेशेंट्स को चल रही है उसके अंदर आपको इसको यूज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस थेरेपी को चलते अगर आपने पैथिडीन दिया तो उसका एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है, उसकी वजह से बन जाता है नॉरपैथिडीन, नॉरपैथिडीन की वजह से ये उल्टा काम करने लगेगा, ठीक है, इन सभी इफेक्ट्स में। तो ये आपको याद रखना है, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ पैथिडीन ऑन CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट डालता है। सभी की तरह, ठीक है, क्या ये काम करवाएगा, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, डिप्रेस मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इंक्रीजेस ऑक्सीजन डिमांड टू हार्ट, ठीक है। तो क्या क्या काम इसके सारे सही हैं, ठीक है। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर पैथिडीन। ये क्या करवाता है, हाइपोटेंशन भी करवाएगा, ठीक है, साथ में क्या कराएगा, टैकीकार्डिया भी करवाएगा, ठीक है। उसके बाद में सॉरी एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, हाइपोटेंशन तो ये करवा रहा है बाकी ओपियोइड्स की तरह, पर एट्रोपिन के भाई भी तो है ये, सेम काम करते हैं। एट्रोपिन क्या करता है, टैकीकार्डिया करवाता है, बाकी ड्रग्स क्या कर रहे थे, ब्रेडिकार्डिया करवा रहे थे, पर पैथिडीन क्या करवाएगा, टैकीकार्डिया कराएगा। ये हमारा स्टार है यहाँ पे, ठीक है, टैकीकार्डिया सबके साथ नहीं मिलाना है इसको, ये स्टार पॉइंट है इसका। नेक्स्ट है डिप्रेस मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, सब लोग करवाते हैं, ये भी करवाएगा। इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड टू हार्ट, ये भी सब लोग करवाते हैं, ये भी करवाएगा, ठीक है। तो सभी ऑप्शंस इसके हैं करेक्ट। नेक्स्ट है पैथिडीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, पैथिडीन को किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना गया है, MAO थेरेपी में हमने देख चुका है, तो इसमें तो हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म करा के नॉरपैथिडीन बना देता है। इसके अलावा मायोकार्डियल इस्चीमिया, ठीक है, पैथिडीन क्या करता है हमारी बॉडी में जाके CVS पे क्या इफेक्ट डालता है कि जो मायोकार्डियम था उसको क्या करता है, ये डिप्रेस कर देता है, ठीक है। तो उसको काम नहीं करने देता ढंग से, जाके काम नहीं कर रहा तो पूरी बॉडी को वैसे ब्लड नहीं मिल रहा, बॉडी को छोड़ो खुद को, हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा क्योंकि खुद को डिप्रेस कर दिया। अब क्या हो गया कि अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इस्चीमिया हो रखा है, मायोकार्डियम यानी पेशेंट के हार्ट को पहले ही ब्लड नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से आपने इसको पैथिडीन दे दिया, पैथिडीन दे दिया तो क्या होगा, अब ये और उसको कंडीशन को वर्सन बना देगा, तो इसमें भी आप यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, किसी पेशेंट को हो रखा है तो उसको तो ओपियोइड्स देने ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओपियोइड्स तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराते हैं, तो उसमें भी आप यूज़ नहीं करेंगे। सो सभी कंडीशंस में क्या है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओपियोइड इन एनेस्थीसिया, सबको पता है मोस्ट कॉमनली कौन सा ड्रग यूज़ कर सकते हैं हम, पेंटानिल, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोटेंसी ऑफ ओपियोइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ये आप देखेंगे अगर अजय यादव के हिसाब से, तो उसमें डेटा भी दिया गया है कि इसकी इतना गुना पोटेंट है, ये इतना गुना पोटेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, मैं आपको सीधा निकाल देता हूँ। सूफेंटानिल सबसे पोटेंट है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद में जो उससे ज़्यादा पोटेंट होता है वो कौन सा होता है, फेंटानिल, ठीक है। उसके बाद में होता है अल्फेंटानिल, उसके बाद मॉर्फिन, उसके बाद पैथिडीन, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, तो इसका पहला ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। मैच कर लेना एक बार बुक से। सूफेंटानिल 500 टाइम्स पोटेंट होता है मॉर्फिन से, ठीक है। ये 1/10 पोटेंट होता है शायद मॉर्फिन से, तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। और फेंटानिल 100 टाइम्स मोर पोटेंट होता है मॉर्फिन से, ठीक है। अल्फेंटानिल क्या होता है, 1/5 टाइम्स पोटेंट होता है शायद फेंटानिल से। तो 1/5 अगर हम मानते हैं कि जैसे कि मॉर्फिन से 100 गुना ज़्यादा था फेंटानिल, ठीक है, तो फेंटानिल इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ मॉर्फिन। अब हमने देखा कि फेंटानिल का बुक में दिया हुआ है 1/5 टाइम्स ऑफ फेंटानिल, तो उसको फेंटानिल के अकॉर्डिंग करना है, मॉर्फिन के अकॉर्डिंग नहीं करना, ठीक है। प्रोटोटाइप इसमें मॉर्फिन को नहीं मान रहे उसके अंदर। अगर आप मॉर्फिन को मान लेंगे तो 1/5 टाइम्स ऑफ मॉर्फिन, तो उसके हिसाब से अगर आप आंसर निकालेंगे तो मॉर्फिन से कमज़ोर हो जाएगा, मॉर्फिन से कमज़ोर हो गया तो सेकंड ऑप्शन इसका आप करेक्ट कर देंगे, जबकि सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है, वो दे रखा है 1/5 टाइम्स ऑफ फेंटानिल। तो फेंटानिल अगर 100 गुना ज़्यादा था तो 1/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 टाइम्स ऑफ मॉर्फिन से ये क्या है, पोटेंट है। तो अल्फेंटानिल इज 20 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस आपको अच्छे से याद रखनी है, अच्छे से समझनी है। आप एक बार क्या काम करेंगे, इसको बुक के अंदर देखेंगे इनके डेटा को, और उसके बाद आप इसको याद कर लेंगे। फिर से बता देता हूँ, मॉर्फिन से 500 गुना पोटेंट है, मॉर्फिन से 100 टाइम्स पोटेंट है, मॉर्फिन से 1/10 टाइम पोटेंट है, ये मॉर्फिन से 20 टाइम्स पोटेंट है। तो सभी मैंने आपको बता दिया पोटेंसी।
नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ पोटेंसी ऑफ ओपियोइड्स इज डन अकॉर्डिंग टू विच ओपियोइड, ठीक है, वही प्रोटोटाइप यूज़ करेंगे, मॉर्फिन आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड्स इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डिक पेशेंट, कार्डिक पेशेंट के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है ओपियोइड्स में, तो वो है हमारा फेंटेनिल, ठीक है, सबसे कम इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एजेंट ऑफ चॉइस फॉर एडजुवेंट्स विद बुप्रीविकेन इन पेनलेस लेबर एपिडुरल, जो पेनलेस लेबर एपिडुरल देते हैं जिसमें बुप्रीविकेन 0.125% से 0.25% आप यूज़ कर रहे थे पेनलेस लेबर इंड्यूस कराने के लिए, तो उसके साथ में आप उसको क्या दे सकते हैं, एडजुवेंट दे सकते हैं ओपियोइड। तो वो कौन सा देते हैं, जो कार्डिक ज़्यादा सेफ होएगा वही देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में और इसको रिस्क क्यों देना है फालतू, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस का, तो उसको देंगे हम फेंटेनिल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ मोस्ट रैपिड ऑनसेट, सबसे रैपिड ऑनसेट किसका पाया जाता है, सबसे रैपिड होता है रेमिफेंटेनिल का। स्टार क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, मोस्ट रैपिड, सबसे जल्दी काम ही करता है, सबसे ज़्यादा काम करके, सबसे जल्दी काम करके बाहर भी सबसे पहले यही निकलता है, तो रेमिफेंटेनिल हमारा स्टार है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, ठीक है, अब आप सब सोच रहे होंगे कि रेमिफेंटेनिल सबसे अल्ट्रा फास्ट एक्टिंग है, सुफेंटेनिल सबसे ज़्यादा क्या काम करता है, सबसे ज़्यादा पोटेंट है, ठीक है, और अल्फेंटेनिल क्या है, ये भी फेंटेनिल से तो ज़्यादा फास्ट है ही कम से कम, तो ये भी ज़्यादा फास्ट है, जल्दी निकल भी जाता है बॉडी से। तो फिर आप सोच रहे होंगे फिर फेंटेनिल क्यों यूज़ कर रहे हैं, जब सब लोग, तीनों लोग इससे बेटर हैं, तो फिर फेंटा क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक आगे क्वेश्चन आएगा, वो हमारा अच्छा क्वेश्चन होगा, तो उसको भी हम समझेंगे एक एक करके। तो इसका तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, रेमिफेंटेनिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एजेंट ऑफ चॉइस फॉर इनहिबिटिंग एयरवे रिफ्लेक्सेस ड्यूरिंग लेरिंगोस्कोपी, ठीक है। तो कौन कौन से आप ड्रग यूज़ कर सकते हैं, तो मेनली तो आप ज़ाइलोकार्ड भी कर सकते हैं, फेंटा भी कर सकते हैं, सुपेंटा भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मेनली तो आप ये लगभग सभी कर सकते हैं, पर क्वेश्चन में पूछा है कि एजेंट ऑफ चॉइस कौन सा है। एजेंट ऑफ चॉइस आप उसको रखेंगे जो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, जो रिफ्लेक्सेस को ब्लंट कर देगा, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्सेस को ब्लंट करने की या फिर इनिबिट करने की पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, वो है सुपेंटानिल के पास, मोस्ट पोटेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, सुपेंटानिल। फेंटानिल आप देते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज़ तो फेंटेनिल ही आएगा, पर मोस्ट पोटेंट पूछेगा तो फिर आंसर जाएगा सुपेंटेनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोटेंट ओपियोइड, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फास्ट एक्टिंग हमने देख लिया, ठीक है, सबसे ज़्यादा एयरवे रिफ्लेक्स को ब्लंट करने वाला हमने देख लिया, सबसे पोटेंट हमने देख लिया, सॉरी पोटेंट तो अब वापस देख लेंगे, सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन सा है, वो हमारा सुपेंटेनिल है, 500 टाइम्स पोटेंट ऑफ मॉर्फिन, ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, रेमिफेंटेनिल, ठीक है, ये हमने कर लिया पहले क्वेश्चन। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर फॉर ओपियोइड्स, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सारे डेटा मैंने एक साथ दे दिया आपको। सबसे पहले पोटेंसी में सुफेंटानिल, फेंटानिल, अल्फेंटानिल, मॉर्फिन, पैथिडीन, ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट है रैपिड ऑनसेट सबसे ज़्यादा रेमिफेंटानिल, अल्फेंटानिल, फेंटानिल, ये भी हमारा ठीक है। नेक्स्ट है रैपिड रिकवरी, रेमिफेंटानिल, अल्फेंटानिल, फेंटानिल, ये भी हमारा ठीक है। सबसे ज़्यादा रिकवरी सबसे फास्ट किसके अंदर होगी, रेमिफेंटानिल, फिर अल्फेंटानिल, फिर फेंटानिल। रैपिड ऑनसेट किसमें होगा, रेमिफेंटानिल, फिर अल्फेंटानिल, फेंटानिल, ठीक है। सो सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। इस एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप देख लेना। पूछ सकता है सबसे मोस्ट पोटेंट कौन सा है, तो सुपेंटानिल, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किससे कितना गुना कौन सा पोटेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैपिड ऑनसेट किसके अंदर होता है, तो वो आप बता देंगे। सबसे ज़्यादा रैपिड रिकवरी किसके अंदर होता है, वो आप बता देंगे इससे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन समाये हुए हैं अंदर ही अपने। नेक्स्ट है ओपियोइड ऑफ चॉइस इन एनेस्थीसिया फॉर डे केयर सर्जरी। डे केयर सर्जरी में वो ड्रग यूज़ करना चाहिए जो जल्दी से काम करके हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए, क्योंकि पेशेंट को छुट्टी भी देनी है फिर, ठीक है। डे केयर में क्या होता है, छुट्टी दे देते हैं उस दिन, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं रेमिफेंटानिल, क्योंकि अल्ट्रा फास्ट एक्टिंग है, रैपिड रिकवरी है, ठीक है। नेक्स्ट है अमंग फेंटानिल, अल्फेंटानिल, सुपेंटानिल, रेमिफेंटानिल, चारों दे दिया, चारों भाई आ चुके हैं, ठीक है। ऑनसेट, रिकवरी एंड पोटेंसी, ऑल आर लेस इन फेंटानिल। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कि हम आगे देखेंगे, वही आ गया है कि फेंटानिल की सबसे रिकवरी भी कम है, ठीक है, ऑनसेट भी इसका कम है, पोटेंसी भी इसका कम है। फिर आप मोस्ट कॉमनली फेंटानिल को क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आंसर हम देखेंगे अब। अल्फेंटानिल क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो मसल रिजिडिटी करवाता है, ठीक है, तो वुडन चेस्ट सिंड्रोम वगैरह ये सब कुछ करवा सकता है ये, तो रिजिडिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। सुपेंटानिल क्या करवाता है, सुपेंटानिल क्या है, आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा पोटेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पोटेंट है। तो क्या हुआ, अगर आप मान लेते हैं कि जहाँ पे हम मॉर्फिन हमको 100 देना पड़ रहा था, ये कितना देना पड़ेगा, मान लेते हैं कि सिर्फ 0.1 देना पड़ रहा है। 100 से अगर आप 105 दे देंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, पर 0.1 की जगह आपने 0.2 दे दिया, ठीक है,
तो ये 200 गुना मॉर्फिन के बराबर काम करने लग जाएगा अब, ठीक है। 200 तो मैंने आपको बताया है, पर ये 500 टाइम्स पोटेंट होता है, 500। तो यहाँ पे अगर 500 माने कि आप 500 दे रहे हैं तो इसको आप पॉइंट एक ही देना है, ठीक है। अगर आपने ये 2 दे दिया तो ये 1000 के बराबर काम करेगा, ठीक है। तो 1000 के बराबर काम करेगा मतलब मोस्ट टॉक्सिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग हो जाएगी, तो चांसेस ऑफ ओवरडोजेस हो सकता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। दूसरा इसका कारण है कि इसकी जो सेफ्टी रेंज है वो कम है, क्योंकि कम रेंज के अंदर ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई तो काम बिगड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंसी बहुत ज़्यादा है इसकी, और पोटेंसी ज़्यादा है तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, वुडन चेस्ट सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो वो भी ज़्यादा इसके अंदर ही होते हैं। रेमिफेंटेनिल हो गया अनशूटेबल फॉर पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया एंड पेनलेस लेबर, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया के लिए अच्छा ड्रग नहीं है रेमिफेंटेनिल, क्योंकि जल्दी से बाहर निकल जा रहा था, तो इसलिए इसको भी यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि एनाल्जेसिक की जरूरत तो हमको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी चाहिए होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जब ऑपरेट कर रहे हैं तब दर्द नहीं हुआ चलो बाहर भेजो अब देख लेगा अपने आप, तो ऐसा नहीं करना होता है। उसको एनालिसिस तो पोस्ट ऑपरेटिव में भी चाहिए होगा, तो उसमें रेमिफेंटेनिल यूज़ नहीं कर सकते। तो इन तीनों कारणों की वजह से तीनों के अंदर एक एक कमी आ चुकी है, जिसकी वजह से इन तीनों को यूज़ नहीं कर रहे। फेंटेनिल को इसलिए मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है इनके बदले में। नेक्स्ट है ट्रामाडोल ऑफ डेरिवेट। ट्रामाडोल किसका डेरिवेटिव होता है? ट्रामाडोल डेरिवेटिव होता है कोडीन का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ट्रामाडोल इज़ मोस्टली सूटेबल फॉर, ठीक है। तो ट्रामाडोल की भी अब सबको पता है कि पेन रिलीफ ले देते हैं, पर कुछ लोग क्या करते हैं, किसी को बुखार ज़्यादा होती है तो वो ले लेता है, किसी को पेन ज़्यादा हो रहा है तो वो ले लेता है, किसी को थोड़ी थोड़ी बुखार हो रही है तो उसके अंदर भी वो जो पेन के लिए थ्रेशोल्ड बिल्कुल है ही नहीं उन लोगों के पास, जो पेन को सहन कर ही नहीं सकते, वो लोग क्या करते हैं ऐसे ट्रामाडोल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से डिपेंडेंस भी आता है तो ये ओपियोडी डिपेंडेंस आएगा, टॉलरेंस इसकी वजह से होएगा, ठीक है, तलब उठेगी इसके लिए। तो ये इसको हर कंडीशन में यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको सिर्फ और सिर्फ क्रोनिक पेन मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करते हैं इसको मोस्ट कॉमनली, ठीक है। मोस्टली सूटेबल पूछा है तो मोस्टली सूटेबल है क्रोनिक पेन मैनेजमेंट के लिए, एक्यूट के लिए नहीं करेंगे, सीवियर के लिए नहीं करेंगे, क्रोनिक के लिए नहीं करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि सीवियर और क्रोनिक तो लगभग सेम ही लग रहे हैं दोनों, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सीवियर का मतलब होता है कि इंटेंस पेन हो रहा है पर इमीडिएटली हो रहा है, ठीक है। कभी भी एकदम से सीवियर पेन हो गया उसको बोलते हैं सीवियर कंडीशंस, एकदम से आती हैं। सीवियर कंडीशंस हमेशा नहीं रहती है, हमेशा अगर वो रह रही है तो फिर वो क्रोनिक कहलाती हैं, ठीक है। लंबे टाइम तक कोई चीज़ हमारे साथ हो रही है बुरी तो वो क्रोनिक है, ठीक है, और वो कुछ समय के लिए हो रही तो एक्यूट है, एकदम से ज़्यादा हो रही है कुछ कभी कभी तो वो सीवियर है। तो ये तीनों अलग अलग फॉर्म होती हैं पेन की, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा क्रोनिक पेन मैनेजमेंट। अब वो क्यों कर रहे हैं ऐसे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या करता है, सेरोटोनिन लेवल्स के साथ करता है छेड़छाड़, ठीक है। तो अगर आप इसको एक्यूट वाले में यूज़ करेंगे, सेरोटोनिन के लेवल वगैरह बढ़ जाते हैं, नोज वॉमिटिंग के चांसेस वगैरह बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आप इसको नॉर्मली इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। क्रोनिक पेन मैनेजमेंट में आप इसको यूज़ कीजिए अच्छे से आराम से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी किसके पास होती है? वो होती है हमारी ट्रामाडोल के पास में, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग विच डिक्रीजेज सीजर थ्रेशोल्ड। सीजर थ्रेशोल्ड कम कर दे रहे हैं। सीजर थ्रेशोल्ड कम करने का मतलब क्या? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड होता है क्या है, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक तरीके से सहन करने की शक्ति होती है। मान लेते हैं कि 100 है, अगर ये 100 क्रॉस किया तो मतलब थ्रेशोल्ड यानी कि आपकी जो सहन करने की शक्ति थी उसको इसने पार कर दिया। अब क्या होगा, पेशेंट को सीजर आएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली देखा जाता है पहले जहाँ पे थ्रेशोल्ड 100 था सीजर के लिए, तो अभी ये ड्रग्स क्या कर देते हैं, कौन से ड्रग है जो इसको नीचे ले आते हैं, मान लेते हैं कि ये 70 पे ले आया, 60 पे ले आया, तो अब क्या होगा, सहन करने की शक्ति आपके अंदर कम हो चुकी है, तो जो सीजर के चांसेस हैं वो जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो कौन कौन से ड्रग्स ऐसा करते हैं जो हमारे थ्रेशोल्ड को कम कर देंगे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, तीनों है। एमए इनहिबिटर हो गया, कीटामिन हो गया, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट हो गए, ठीक है। तो एक तरीके से एनाल्जेसिक का काम कर रहे हैं, हमारा डिप्रेशन का हटाने का काम कर रहे हैं, पर ये साथ ही में क्या कर रहे हैं, सीजर थ्रेशोल्ड भी हमारा कम कर रहे हैं, तो आपको दौरा भी बढ़ सकते हैं फिर आगे, ठीक है। जो सहन करने की क्षमता थी वो अब हट चुकी है, कम हो चुकी है। सो ऑल ऑफ दीज। इनके अलावा कुछ और ड्रग्स होते हैं, एनफ्लुएन हो गए, लोकल एनेस्थीसिया अगर आपने टॉक्सिक डोसेज में दे दिया तो वो भी सीजर थ्रेशोल्ड को कम करते हैं, डोमिनेट भी कम करता है, मिथोएक्सिटोल भी कम करता है, सारे क्या करते हैं, सीजर थ्रेशोल्ड को कम कर देते हैं। नेक्स्ट है इन पास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड इज यूज्ड फॉर सप्रेशन ऑफ कफ। ये सबको पता है, इसका करेक्ट आंसर कोडीन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड हैज़ हाईएस्ट एडिक्शन पोटेंशियल। हाईएस्ट एडिक्शन पोटेंशियल किसका होता है? ये था एक ओपियोइड था, उसको क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, नशा कम हो रहा था तो उन लोगों ने क्या किया, नशा करने के लिए थोड़ा सा उसके अंदर चेंज कर दिया, कुछ मिलावट की, जिसकी वजह से वो बन गया सेमी सिंथेटिक। अब क्या आया, उन लोगों को मज़ा आने लग गया, ठीक है।
ऐसा उन्होंने लोगों ने ड्रग बनाया, ऐसा उन्होंने मिक्सचर बनाया कि उसको उसकी एडिक्शन की बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई, तो एकदम लत लग चुकी है। वो है हमारा हीरोइन, ठीक है। लोगों को किसकी लत लगती है? हीरोइन की, ठीक है, चाहे वो मूवी हो चाहे वो ड्रग हो, ठीक है। तो हीरोइन इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड्स हैव लोकल एनेस्थीसिया प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया पहले एक बार। बुप्रेनोर्फिन मैंने बताया था, पेप्टाइडिन मैंने बताया था, ट्रामाडोल मैंने बताया था। ये तीन तो बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया आप जब पढ़ेंगे चैप्टर उसके अंदर भी दिए हुए हैं। एक अलग से है जो हाईलाइट पोर्शन में था, वो था सेमरिडीन। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सेमरिडीन के पास लोकल एनेस्थीसिया प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो होती है, ठीक है। ये हमारा ध्यान भी नहीं जाता इसके तरफ, छोटे छोटे पॉइंट्स की तरफ, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट ओपियोइड विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। ओपियोइड विड्रॉल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है? तो नेलोक्सोन करेंगे, या फिर नेल्मिफेन करेंगे, या फिर नेल्ट्रेक्सोन, सॉरी ये जी नहीं है टी है, तो ये करेंगे क्या, या फिर मेथाडोन करेंगे? चारों का क्या काम है? पहली बात तो ये शुरू के तीन क्या कराते हैं हमारे, शुरू के तीन करवाते हैं ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, यानी कि ओपियोइड के जो इफेक्ट है उनको कम करने का काम करते हैं, ठीक है। कम करने का काम तो ये कर देंगे, पर ये जो क्या कर सकते हैं कि अगर ये ओपियोइड विड्रॉल, अगर किसी ने कोई नशा करता था उसका आपने नशा छुड़वा दिया, एकदम से छुड़वा दिया, तो क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जो कि बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है कि कौन सा ड्रग दें कि विड्रॉल सिम्टम्स ना आए, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा मेथाडोन, ठीक है। आप नेलोक्सोन टिक नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि नेलोक्सोन तो सिर्फ उसके इफेक्ट को रिवर्स करता है, ओपियोइड के इफेक्ट को रिवर्स करेगा। जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए तो हमेशा क्या दिया जाता है, मेथाडोन। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, गुड क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से समझें और अच्छे से इसका आंसर भी याद रखें। नेक्स्ट है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ओपियोइड्स मेनली एक्ट्स एज एंटागोनिस्ट ऑन स्लैश रिसेप्टर। जो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ओपियोइड्स हैं वो मेनली किस एक्ट्स एज एंटागोनिस्ट, सॉरी एंटागोनिस्ट पे तरह काम कर रहे हैं, मेनली किस पे कर रहे हैं, म्यू पे काम करते हैं, ठीक है, सबको पता है। नेक्स्ट है द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ओपियोइड्स दैट दीज हैव सीलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये तो हमने देखा था कि इनके पास सीलिंग इफेक्ट होता है, पर ये किसके टूवर्ड्स होता है, तो ये मेनली देखा जाता है एनाल्जेसिक के लिए भी होता है सीलिंग इफेक्ट, पर मेनली किसके लिए होता है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए होता है। तो इसका थर्ड आंसर इसका क्या आएगा, करेक्ट, ठीक है। ये वाले पैराग्राफ हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर से याद करना है तो आप फिर से देख सकते हैं एक बार इनको। उसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ओपियोइड्स, कौन कौन से हैं, पेंटाडोसिन है, बुप्रेनोर्फिन है, ब्यूटारफिनोल है, ये तीनों है, मैंने आपको ऊपर बता दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है सीलिंग इफेक्ट डोज, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था कि एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जो मिक्स्ड टाइप के लोग थे उनके लिए क्या थी, एक लिमिट डिसाइड थी कि इतनी लिमिट से ज़्यादा आपने इसको दिया तो ये उल्टा काम करेगा, ठीक है। इतनी लिमिट से आपने ज़्यादा इसको दिया तो ये उल्टा काम करेगा, तो उस लिमिट को क्या बोल देते हैं, सीलिंग इफेक्ट डोज, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि सीलिंग इफेक्ट को शो करने लग जाते हैं। तो वो सीलिंग इफेक्ट डोज कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बुप्रेनोर्फिन की 1.2 mg है, पेंटाडोसिन की क्या 60 mg है, यानी कि 1.2 mg से कम अगर बुप्रेनोर्फिन दिया जा रहा है तो वो काम करेगा एज ए एगोनिस्ट, यानी कि सीधा काम करेगा एकदम। अगर आपने इससे ज़्यादा दे दिया तो अब वो एंटी काम करेगा, एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही पेंटाडोसिन के लिए कि अगर आपने क्या किया 60 से कम इसको दिया तो नॉर्मल एगोनिस्ट की तरह काम करेगा, इससे ज़्यादा आपने दे दिया तो एंटागोनिस्ट काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एक फ़ायदा भी होता है, तो फ़ायदा हम आगे देखेंगे। तो इसका बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। बुप्रेनोर्फिन, ठीक है, मेनली एक्ट्स ऑन बुप्रेनोर्फिन। पहली बात तो क्या है हमारा, हर में सबका आंसर म्यू नहीं चिपकाना है अपने को, ठीक है। 3 एक्सेप्शन है जहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान दे के क्वेश्चन करना है, ठीक है। म्यू रिसेप्टर आपको हर जगह आंसर नहीं देना। बुप्रेनोर्फिन पहली बात तो क्या है हमारा एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट वाला है, यानी कि मिक्स टाइप वाला बंदा है ये बुप्रेनोर्फिन, और क्या नाम है पेंटाडोसिन, ये दोनों क्या थे हमारे, सॉरी कौन कौन से थे देख लेते हैं एक बार, पेंटाडोसिन, बुप्रेनोर्फिन और ब्यूटारफिनोल, ठीक है। ये तीनों क्या थे हमारे मिक्स टाइप के लोग हैं, तो इनका क्या होता है, ये अलग अलग रिसेप्टर पे काम करते हैं। बुप्रेनोर्फिन तो मेनली किस पे काम करता है, म्यू पे करता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, यहाँ पे आप फंस सकते हैं अगर आपने म्यू आंसर दिया तो। पेंटाडोसिन मेनली किस पे काम करता है, पेंटाडोसिन तो तीनों पे काम करता है, ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल द ओपियोइड्स इनहिबिट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एक्सेप्ट,
ठीक है। जितने भी ओपियोइड्स हैं क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस को, एक्सेप्ट किसके अलावा, ठीक है। तो पेंटाडोसिन, ठीक है, ये इसका आंसर हो सकता है। देख लेते हैं, हाँ यही इसका आंसर है। पेंटाडोसिन क्या था, ये क्या करता है, जो हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन था उसको एक्टिवेट कर सकता है ये, ठीक है। तो पेंटाडोसिन इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट, सेंट्रली एक्टिंग एंटागोनिस्ट ओपियोइड्स आर। तो ये सारे सेंट्रली एक्टिंग ये होते हैं, नैलेक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन, एल्मीमिन। तीनों के अंदर एक खास बात आपको बताता हूँ, नैलेक्सोन होता है आईवी फॉर्म, ये दोनों होता है टैबलेट फॉर्म में आती हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि इमीडिएटली आपको ठीक करना है, ठीक है, इमीडिएटली आपको ओपियोइड पॉइजनिंग को ठीक करना है, तो कौन सा देंगे, इमीडिएट वो दिया जाता है जो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाए। रैपिडली एब्जॉर्ब होता है हमारा आईवी फॉर्म, तो आईवी फॉर्म में नैलेक्सोन आंसर जाएगा, ठीक है। उसको पॉइजनिंग थोड़ी थोड़ी हो रखी है तो आप टैबलेट्स दे सकते हैं, टैबलेट्स में दोनों दे सकते हैं उसको, ठीक है। पर इमीडिएटली अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए तो फिर आप नैलेक्सोन ही देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पेरिफेरली एक्टिंग एंटागोनिस्ट ओपियोइड्स आर। सेंट्रली एक्टिंग एंटागोनिस्ट हमने देख लिया, नैलेक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन, एल्मीमिन। पेरिफेरली एक्टिंग हम देखेंगे तो मिथाइल नैल्ट्रेक्सोन, साथ में होता है एल्वीमोपेन। ये क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा सीएनएस पे हमारे जो ओपियोइड के रिसेप्टर्स हैं उन पे जा इफेक्ट डालते हैं ये, ठीक है। तो ये देखते हैं ये इनकी वजह से क्या गिफ्ट कर रहे हैं हमको, ये प्रॉमिसिंग रोल दे रहे हैं इन रिवर्सिंग द पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिपेशन विदाउट रिवर्सिंग द इफेक्ट ऑफ एनाल्जेसिया। अगर आपने ओपियोइड्स दिया पेशेंट को, ठीक है, अब पेशेंट को क्या हो रहा है, एनाल्जेसिया मिल रहा है, उसको पेन रिलीफ मिल रहा है, ठीक है, पर साथ में क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी उसको होने लग गया। अब आपको क्या करना है, एनाल्जेसिक इफेक्ट्स उसके छोड़ देने हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको सेंट्रली एंटागोनिस्ट आप देंगे ओपियोइड्स को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कंप्लीटली हटा देता है, एनाल्जेसिक भी हटा देगा, उसको पेन होना शुरू हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी हटा देगा, ठीक है, वो तो चलो ठीक हो गया, पर उसका पेन भी हटना ठीक हो जाए, पेन कम होना भी हट जाएगा, ठीक है, यानी पेन बढ़ जाएगा उसका, तो सेंट्रल एक्टिंग नहीं दे सकते उसके अंदर। तो अब इसके अंदर आप क्या देंगे उसको, अब इसके अंदर आप देंगे उसको पेरिफेरली एक्टिंग एंटागोनिस्ट। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा सीएनएस यानी कि कहाँ पे रिसेप्टर्स पाए जा रहे थे, जीआईटी में पाए जा रहे थे ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स। तो जीआईटी में जाके ओपियोइड्स क्या कर रहा था, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर रहा था, तो उसको ये रिवर्स कर देगा, तो कॉन्स्टिपेशन हट जाएगा। साथ में एनाल्जेसिक जो प्रॉपर्टी थी वो अभी भी काम कर रही है उसके, तो उस कंडीशन में पेरिफेरली आप दे सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ पीछे वाले क्वेश्चन में, कि वैसे तो शायद वो आगे आ जाएगा क्वेश्चन, अगर मैं देख लेता हूँ, अगर नहीं है तो बता देता हूँ, नहीं है शायद, ठीक है, तो वो बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, तो ये दोनों हमने पहले पढ़े थे, ठीक है, बुप्रेनोर्फिन 1.2 mg और पेंटाडोसिन था वो 60 mg थी उसके सीजनिंग इफेक्ट डोज। तो क्या होता है ना कि जो पेंटाडोसिन है तो वो काम करता है इन तीनों रिसेप्टर्स पे, ठीक है। जब तक आप उसको एक लिमिट तक यूज़ कर रहे थे वो एगोनिस्ट की तरह तीनों पे काम कर रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने उसकी लिमिट क्रॉस की, अब वो सिर्फ म्यू पे काम करेगा। आपने थ्योरी पहले पढ़ी थी अभी, ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको कि वो सिर्फ अब म्यू पे काम करेगा। तो ये कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कप्पा और डेल्टा रिसेप्टर्स थे उनकी वजह से क्या हो रहा था, डायूरेसिस हो रहा था, ठीक है, डायूरेसिस, ठीक है। तो इसकी वजह से यूरिन ज़्यादा पास आउट हो रहा था, तो हो सकता है फ्लूइड की कमी हो जाए, पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए। तो अब हमको क्या करना है, एनाल्जेसिक का इफेक्ट तो हमको बनाए रखना है, ठीक है, पेशेंट का पेन भी कम ना हो और ये वाला साइड इफेक्ट जो आ रहा था वो हटा भी दिया जाए। तो इसके लिए आप क्या देंगे पेशेंट को, आप उसको दीजिए, क्या देंगे उसको, आप उसको दे देंगे पेंटाजोसिन, ठीक है, पेंटाजोसिन आप देंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक लिमिट तक था तब तक तो ये तीनों काम कर रहा था, यानी कि डायूरेसिस भी बढ़ रहा था और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी साथ में मिल रही थी। अब क्या किया आपने, इससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर दी, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। एंटागोनिस्ट की तरह काम किस पे करेगा, ये कप्पा डेल्टा पे तो काम करना बंद ही कर देगा, तो डायलिसिस होगा ही नहीं, ठीक है। म्यू पे एंटागोनिस्ट की तरह काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डिज़ायरेबल इफेक्ट था वो हमारे पास अब बच जाएगा, एनालिसिस की प्रॉपर्टी बच गई, साथ में जो हमको हटाना था वो भी हट गया। तो इस तरीके से होता है ये। उसके बाद में नेक्स्ट है अल्फा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट आर, ठीक है। तो अल्फा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट कौन कौन से होते हैं, क्लोनिडीन होता है, डेक्समेड होता है, बोथ होती है, इसका बोथ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनकी क्लास तो कुछ और ही है,
अल्फा टू एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट यानी कि एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट यानी कि क्या काम कर रहे हैं, एगोनिस्ट मतलब कि सिंपल सीधा काम करता है, एड्रिनर्जिक मतलब सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के साथ थोड़ा काम करते हैं, ठीक है। अल्फा ये ब्लड वेसल्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो एगोनिस्ट यानी कि ये ड्रग्स हैं जो एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं, किस पे, अल्फा टू रिसेप्टर्स पे। तो कौन कौन से हैं वो, क्लोनिडिन और डेक्समेटामिडिन। इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो है सेडेशन, एंग्जियोलाइसिस, हिप्नोसिस, सिंपैथोलाइसिस, माइल्ड एनाल्जेसिया। अब क्या हो रहा है, ये है तो किसी दूसरी क्लास का, ठीक है, काम इसका कुछ और था, पर ये किसके अंदर आ गया, ये प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कराने लग गया हमको एनेस्थीसिया की, ठीक है। वो सेडेशन प्रोवाइड करवा रहा है, एंग्जियोलाइसिस भी प्रोवाइड करवा रहा है, हिप्नोसिस भी कर रहा है, सिंपैथोलाइसिस भी कर रहा है, माइल्ड एनाल्जेसिया भी प्रोवाइड करा रहा है। तो ये इसकी वजह से इसको क्या किया, एनेस्थीसिया ने इन ड्रग्स को गोद ले लिया, ठीक है, बाहर से उठा के खुद की साइड ले लिया, क्योंकि काम करते हैं उसका। नेक्स्ट है क्लोनिडीन इज़ गिवन विद बुप्रीविकेन इन सबएक्नोड ब्लॉक। आप स्पाइनल देते हैं कभी कभी, तो देखा होगा आपने क्लोनिडीन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लोनिडीन बहुत कम अमाउंट में लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी आ जाते हैं। पोटेंट ड्रग होता है, तो पहली बात तो ये पोटेंट, ये क्या करता है, डायलेशन करवाता है ब्लड वेसल्स का, तो इसका कम अमाउंट में लेते हैं, पहली बात तो ये। तो वो भी क्वेश्चन आगे देखेंगे, मैंने डाला है इसके अंदर। बाकी ये बुप्रीविकेन के साथ में क्यों लेते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास में, डिक्रीज टॉक्सिटी ऑफ बुप्रीविकेन, गलत। शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ ब्लॉक, कम ड्यूरेशन करने के लिए, गलत। प्रिवेंट हाइपोटेंशन करने के लिए, हाइपोटेंशन प्रिवेंट नहीं कर सकता, हाइपोटेंशन तो बल्कि करवाएगा। प्रोलॉन्ग पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। बुप्रीविकेन लोकल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करा था, ब्लॉक कर रहा था। क्लोनिडीन क्या करता है, माइल्ड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ के पास है, एनास्थीसिक प्रॉपर्टीज़ के पास है, तो इसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव जो क्या करता है एनाल्जेसिया था उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा ये, तो इसलिए यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोनिडीन आर, ऑप्शन है हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, विड्रॉल्स, हाइपरटेंशन। तो साइड इफेक्ट क्या होते हैं क्लोनिडीन के, हाइपोटेंशन करवाता है, सही बात है। ब्रेडिकार्डिया करवाता है, ये भी सही बात है। तो जो कार्डिक कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं उसको, उसके अंदर आपको इसको सेफली यूज़ करना चाहिए। किसी को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, क्लोनिडीन आपने दे दिया तो साइनस अरेस्ट में जा सकता है पेशेंट, ठीक है, तो उसमें सेफली यूज़ करते हैं। विड्रॉल हाइपरटेंशन, इसके अंदर साइड इफेक्ट देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोनिडीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स हैविंग, किस किस के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ब्रेडिकार्डिया अगर किसी का हो रखा है तो नहीं देंगे क्योंकि और ब्रेडिकार्डिया करवाएगा। हाइपरटेंशन किसी का हो रहा है तो नहीं देंगे क्योंकि और हाइपरटेंशन क्रिएट करवाएगा। कार्डिक इस्कीमिया के पेशेंट्स में क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, तो हार्ट के पास इनफ ब्लड पहुंच नहीं पाता, ये ड्रग क्या करता है, हाइपोटेंशन क्रिएट करता है, ब्लड सप्लाई और कम हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो और कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से हार्ट को ब्लड की कमी और ज़्यादा आ जाएगी। तो क्या होगा, और कमी ज़्यादा आ गई तो ये एडवर्स कंडीशन बन रही है पेशेंट के लिए, तो इन तीनों के अंदर नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोनिडीन शुड बी सेफली यूज्ड विद, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन पेशेंट्स हैविंग ओल्ड एज के अंदर, क्योंकि इनके अंदर जो हार्ट है वो ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर पाता है, उसके अंदर जो रेगुलेटरी सेंटर्स है वो अच्छे से काम नहीं करते, तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है पेशेंट को, मायोकार्डियक इस्कीमिया और जो कंडीशन हो सकती है किसी को वो और गंदी हो सकती है। कार्डियक इफेक्ट्स में यूज नहीं करना, बहुत एंड भी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है डेक्समेटामिडिन कैन नॉट बी गिवन बाई, ठीक है, किसके थ्रू उसको नहीं दे सकते, आईवी दे सकते हैं, नेजल दे सकते हैं, कौन सा आप इसमें नहीं दे पाएंगे, तो वो आएगा उसका आंसर इंट्रामस्कुलर, ठीक है, स्टार पॉइंट, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि कोई भी अगर स्पेशली किसी ड्रग के लिए पूछ रहा हूँ तो सबका आंसर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, किसी भी रूट के थ्रू दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। डेक्समेटामिडिन का क्या होता है, इंट्रामस्कुलर से इसको नॉर्मली नहीं देते क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है डेक्समेटामिडिन हैज़ साइड इफेक्ट्स ऑफ, ठीक है। एक इसके अंदर चीज़ थी कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि इंट्राथिकल आप दे सकते हैं क्या इसको, तो हाँ, इंट्राथिकल का मतलब पहले तो क्या है, जो सेंट्रल न्यूरोनल ब्लॉक्स वगैरह आप दे रहे हैं तो उसके अंदर ये बात कर रहा है, तो हाँ उसके अंदर भी इसको दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है डेक्समेटामिडिन हैज़ इफेक्ट साइड इफेक्ट्स, या फिर इफेक्ट्स बोल सकते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स इसके होते हैं। एंग्जियोलाइसिस करवाता है, ठीक है। एज एन एडजुवेंट टू एनेस्थीसिया ड्रग, नर्व ब्लॉक में दे सकते हैं, ठीक है। टू एटेन्यूएट कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स टू लेरिंगोस्कोपी, ये भी करवाता है, ठीक है। ज़ाइलोकॉर्ड भी करवाता है, ये भी करवाता है। ओपियोइड्स भी करवाते हैं, मैक्सिमम कौन करवाता है, सुपेंटेनिल करवाता है। सेडेशन भी करवाता है, हिप्नोसिस ये करवाता है। फॉर हिप्नोसिस इन क्रेनियोटमी, क्रेनियोटमी के पेशेंट जैसे कि अब क्रेनियोटमी वगैरह करते हैं जिसमें, या फिर क्या करते हैं टीवा जिसमें यूज़ करते हैं तो उसमें डेक्समेट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सेडेशन ये प्रोवाइड कराता है। ट्रीटमेंट ऑफ क्या कर रहा है ये, एक सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ एडिक्शन ऑफ ओपियोइड एंड बेंजोडाइजेपिन। अब ओपियोइड्स का और बेंजोडाइजेपिन का जो एडिक्शन हो रहा था उसको ट्रीट करने में भी काम आता है, तो खूब सारे अच्छे अच्छे इसके काम है। साइड इफेक्ट्स ऑफ डेक्समेटामिडिन, साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, ब्रेडिकार्डिया करवाएगा, सॉरी क्या हो गया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कार्डियक अरेस्ट एट हाई डोजेस,
ये भी डिप्रेस करवा रहा है, ब्रेडिकार्डिया करवा रहा है, हाइपोटेंशन करवा रहा है, कार्डियक अरेस्ट भी करवा सकता है हाई डोजेस पे, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट कैसे होता है, जब ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन और ज़्यादा वर्सन यानी ख़राब हो जाए, तो हाई डोजेस पे ब्रेडिकार्डिया कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। रिवर्सल ऑफ डेक्सामेथासोन कैन बी डन बाय, ठीक है। रिवर्सल ऑफ डेक्सामेथासोन कैन बी डन बाय, कैसे कर सकते हैं, तो इसका जो रिवर्सल ड्रग है या फिर एंटीडोट है वो होता है एंटीपेमाजोल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। डेक्सामेथासोन का भाई ऑपोजिट क्या है, ये क्या है, नैलोक्सोन नहीं है सॉरी, एंटीपेमाजोल है। नेक्स्ट है FDA अप्रूव्ड, ठीक है, सेफर इन्फ्यूज़न ऑफ डेक्सामेथासोन नॉट मोर देन, FDA ने, ठीक है, एक टाइम लिमिट दी है कि आप उसका एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इन्फ्यूज़न उससे ज़्यादा देर तक ना करें। डेक्सामेथासोन का कितना है, वो है 24 घंटे, ठीक है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट है न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया इज़ मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, पहले यूज़ करते थे अब यूज़ नहीं करते। पहली बात तो ये न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया, पेन रिलीफ कराना है, साथ में क्या करें, NSA एक तरह काम भी करना है, ठीक है, CNS को डिप्रेस करने का। तो कौन सा कर देगा वो कर देगा, पेन रिलीफ के लिए फेंटानिल है, न्यूरोलेप्ट के लिए ड्रोपेराडोल है, तो ठीक है, क्या बन जाएगा इसका आंसर, ड्रोपेराडोल एंड फेंटानिल। नेक्स्ट है न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया इज मेड बाय एडिंग ऑफ, क्या ऐड कर देंगे न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया में, क्या वो क्या बन जाएगा, न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया बन जाएगा। किसकी एक कमी रह रही है, पेन रिलीफ आपको मिल चुका है, CNS डिप्रेशन आपको मिल चुका है, ठीक है, अब बच गया क्या, नाइट्रस ऑक्साइड और दे दो उसको, तो न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया बन जाएगा वो, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक ड्रग्स दैट कैन बी यूज्ड टू ब्लंट कार्डियोवास्कुलर रेस्पॉन्स ड्यूरिंग लैरिंगोस्कोपी आर, ठीक है, एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं जिनकी वजह से क्या काम कर सकते हैं, ब्लंट कर सकते हैं कार्डियोवास्कुलर रेस्पॉन्स को लैरिंगोस्कोपी को। कौन से, ज़ाइलोकॉर्ड करवाता है, ओपियोइड कराता है, डेक्समेट करवाता है, ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले बता दिया, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है ऑल एनेस्थेटिक एजेंट्स एंड ड्रग्स इनिबिट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस एक्सेप्ट, ठीक है, सभी क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस को, कौन नहीं करता, कीटामिन नहीं करता, पेनक्रोनियम नहीं करता, डेस्प्रोन नहीं करता, पेंडाल्सिन नहीं करता। ऑल द ऑप्शंस आर, इसमें आ जाएगा ऑल द ऑप्शंस आएगा क्या, इसका करेक्ट आंसर इसका ऑल ही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हर, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर क्लास में एक एक्सेप्शन है जो उल्टा काम कर रहा है। सारे के सारे इंडक्शन एजेंट्स क्या कर रहे थे, हमारे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को इनिबिट कर रहे थे, मायोकार्डियम को डिप्रेस कर रहे थे, CNS को डिप्रेस कर रहे थे, पर एक एक्सेप्शन निकला, वो था हमारा कीटामिन, ठीक है। नेक्स्ट है पेनक्रोनियम, सभी मसल रिलैक्सेंट क्या कर रहे थे, डिप्रेस कर रहे थे मायोकार्डियम को, अकेला आया जिसने क्या किया, उसको स्टिमुलेट किया, हाइपरटेंशन करवाया, मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाया। डेस्फ्लुरेन इनहेलेशन एजेंट्स के अंदर एक्सेप्शन ये एक, ठीक है। उसके बाद में पेंटाडोसिन, ये एक्सेप्शन है ओपियोइड्स का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सभी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस को एक्टिवेट कराते हैं, ना कि इनिबिट करवाते हैं, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर स्मूथ इंडक्शन, स्मूथ इंडक्शन के लिए आप इसको यूज नहीं करते, प्रोपोल स्मूथ इंडक्शन है, एटोमेरेट का भी है, थाइपेंटोन है, मेथोट्रेटोल है, करेक्ट आंसर इसका आएगा कीटामिन, आपको याद रखना है, स्टार क्वेश्चन है, कीटामिन की वजह से स्मूथ इंडक्शन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्शन एजेंट्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया की प्रॉपर्टी किसके पास है, प्रोपोफॉल नहीं है, एटोमेरेट नहीं है, थाइपेंटोन नहीं है, कीटामिन के पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। पोटेंट एनाल्जेसिक है, कीटामिन आप पढ़ भी चुके हैं इससे पहले वीडियो में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव प्रॉपर्टी ऑफ मसल रिलैक्सेंट, ठीक है, गलत टाइप है, मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट की प्रॉपर्टी इन सारों में से किसके पास है, सिर्फ एक है, वो है हमारा बेंजोडियाजेपिन, ठीक है, बाकी किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है, स्टार क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिकरिंग रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कैन बी एग्जिबिटेड बाई, ठीक है, तो रिकरिंग रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कैसे हो सकता है, ये पहली बात तो ओपियोइड्स की वजह से होता है। ओपियोइड्स में भी किसकी वजह से होता है, जो एगोनिस्ट है हमारे पास में, जो मिक्स्ड वाले हैं उनके पास सेलिंग इफेक्ट आ जाता है, एंटागोनिस्ट उसको रिवर्स कर देते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को, तो बचे कौन से, ओपियोइड एगोनिस्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में आ जाएगा बुप्रेनोर्फिन या फिर ब्यूटारफिनोल या पेंटाडोसिन, तो वो रिकरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। रिकरिंग सिर्फ कौन से करेंगे, जो ओपियोइड एगोनिस्ट है, जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन का ग्रुप था, मॉर्फिन है, पेंटा है, पेसिडिन है, एल्फेंटानिल है, सुपेंटानिल है, एल्फेंटानिल है, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। सबकी वजह से क्या होता है, रिकरिंग रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी कि बाईफेजिक पैटर्न, ठीक है, जो हमने पढ़ा था वो हो सकता है। नेक्स्ट है टॉलरेंस हैज सीन टू ऑल द इफेक्ट्स ऑफ ओपियोइड्स एक्सेप्ट, किसके अंदर इफेक्ट्स, जो टॉलरेंस है वो सबके अंदर देखा जा रहा था, सिर्फ किसके अंदर नहीं हो रहा था, वो आ रहा था, इसका आंसर आएगा म्यूसिस एंड कॉन्स्टिपेशन, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ये होता है ख़त्म। ओपियोइड्स और बेंजोडियाजेपिन्स हमने कवर कर लिए, इसके बाद हम थोड़ी देर में भी क्या कर लेंगे, बस रिलैक्सेशन भी कंप्लीट कर लेंगे।
तो इसके साथ हमारा इंट्रावेनस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचता है हमारा लोकल एनेस्थेटिक। तो मैं सोच रहा हूँ कि लोकल एनेस्थेटिक को एक बार नोट से आपको पढ़ा दूँ, ठीक है। नोट्स कवर करने के बाद में मोस्टली क्वेश्चन आप उससे कर लेंगे आराम से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बच पा रहा है। क्वेश्चन हम सेंट्रल न्यूरोक्सियल ब्लॉक के करेंगे, ठीक है। उसके बाद में 2 चैप्टर बच रहे हैं लास्ट, वो हमारा एयरवे मैनेजमेंट और एक बचता है हमारा क्या CPR गाइडलाइंस वगैरह वाला, ठीक है, BLS। तो वो हम लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम परसों तक सारा खत्म कर देंगे। उसके बाद बस हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे 3-4 दिन तक, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। ये मत सोचना कि आपके पास क्वेश्चंस की कमी है, ठीक है। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे मैंने सभी करवा दिए हैं, सबकी अच्छे MCQs आप तक पहुंच चुके हैं। आप इनको पढ़ें आराम से। ये MCQ ऐसे नहीं बनाए हैं कि कहीं से कॉपी कर लिया या फिर कहीं से चुरा लिया, ऐसे नहीं बनाए हैं। एक MCQ मैंने खुद से बनाया है, बुक से अच्छे से पढ़ के, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है या फिर जो MCQ पहले क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उसके हिसाब से मैंने बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी काम आने वाले हैं आपके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।